नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौकामकर जी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर और जिसके पीछे की कहानी आप सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, उसकी खबर सबसे पहले आपको देंगे। क्या विपक्ष के एक राज्य में सरकार बदलने वाली है? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दरअसल पाला बदलने वाले हैं? इसकी अटकलें अचानक तेज हो गई हैं। दरअसल ये खबरें चली कि जेएमएम के प्रमुख हेमंत सोरेन वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली दौरे पर हैं और उनकी बीजेपी की कुछ सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात हुई। ये बातें तो आपने भी सुनी होंगी, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है और अगर ऐसी कोई मुलाकात हुई तो उसमें क्या तय हुआ? झारखंड की सियासत में अब क्या उबाल आया है? सब टकटकी लगाकर इसके पीछे का सच जानना चाहते हैं। तो जेएमएम के लीडर हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री भी हैं, चर्चा यह है कि वो एनडीए में आ सकते हैं, मतलब बीजेपी के साथ आ सकते हैं। कई सोर्सेज से यह खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन, इनकी बीजेपी की एक बड़े नेता के साथ दिल्ली में मुलाकात हुई। 28 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह के बाद मुख्यमंत्री सोरेन के दिल्ली जाने और अभी तक झारखंड वापस न जाने की बात यह चर्चा में है और इसके बाद झारखंड के सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। झारखंड में फिलहाल आपको बता दें, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट, इन पार्टियों का गठजोड़ है और उसकी सरकार है। इनके पास कुल मिलाकर झारखंड की 81 सीटों में से 56 सीटें हैं। मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा एक तरफा चुनाव हेमंत सोरेन पिछले साल 2024 में ही जीते हैं। जेएमएम की अकेली इसमें 81 में से 34 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 16 हैं, आरजेडी के पास 4 हैं और लेफ्ट के पास अभी 2 सीटें हैं। मतलब दूसरी बड़ी पार्टी इस कोलिशन के अंदर कांग्रेस पार्टी है। अब दूसरा खेमा देख लेते हैं, जो वहां पर विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सबसे बड़ी नेता पार्टी है, उसके पास अपनी 21 सीटें हैं। इनके साथ लोजपा यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, आजसू और जेडीयू, इनकी एक एक सीटें हैं। इस समीकरण के हिसाब से महागठबंधन के पास 56 और एनडीए के पास कुल 24 सीटें हैं। मतलब अगर एनडीए वैसे को उलटफेर करना चाहे तो नहीं हो सकता है, तोड़फोड़ से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन यह पहली बार नहीं होगा अगर ऐसा होता है कि जेएमएम बीजेपी के साथ आए। इससे पहले 1998-99 में दोनों एक बार साथ आ चुके हैं। हालांकि तब जेएमएम औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा नहीं थी, वो एनडीए की मीटिंग में नहीं जाया करती थी, लेकिन शिबू सोरेन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में कोयला मंत्री रहे थे। तो ये दोनों पार्टियां कभी साथ नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा? क्योंकि तब की और अब की राजनीति में बहुत फर्क आ चुका है। हेमंत सोरेन को 2024 के चुनाव से पहले 6 महीना जेल में जाना पड़ा करप्शन के चार्ज में, और वही उस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गया। आदिवासी अस्मिता एक इशू बन गया। चुनाव आया, हेमंत सोरेन को जनता ने हाथों हाथ जिता दिया। अब दिल्ली में हेमंत सोरेन को लेकर जब इतनी बयानबाजियां चली, और मैंने आपको बताया कि ये आए थे दिल्ली, झारखंड अभी लौटे नहीं हैं, कई दिन इनको हो चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा लेकिन फिलहाल इस खबर पर कोई सकारात्मक ये खबर मतलब ऐसा होने जा रहा है, कोई इंडिकेशन नहीं दे रही है। जेएमएम की सांसद महुआ मांझी, उन्होंने तो ये कहा है कि हेमंत सोरेन को जिन्होंने जेल में डाला, उस मुश्किल हालात में जब वो नहीं हारे और बीजेपी के साथ तब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो आज भला वो बीजेपी के साथ हाथ क्यों मिलाएंगे? ये कौन कह रही हैं? ये जेएमएम की सांसद बोल रही हैं। लेकिन बयानों का क्या है, आपने बयान कई बार बदलते पलटते देखे हैं, लेकिन फिर भी फिलहाल यही ऑफिशियल रिस्पॉन्स जेएमएम का है, तो इसको आप सुन लीजिए। देखिए, अफवाहें बहुत तरह की होती हैं, लेकिन पार्टी लेवल पर इस पर कोई बात अभी नहीं हुई है। और मुझे भी इस पर संशय लगता है, इसलिए कि जिस समय बहुत कठिन परिस्थितियां थी, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था, बिना किसी दोष के माननीय मुख्यमंत्री जी को रिजाइन करना पड़ा था हमारे, और वो 5 महीने तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। तो जब उन परिस्थितियों में वो नहीं उनके साथ मिले, तो अभी जब हमारी अपनी सरकार है, 56 सीट है, 81 सीट में से 56 सीट हमारे पास है, और वहाँ पे अभी 4 साल का कार्यकाल पूरा बाकी है। और आने वाले दिनों में भी जिस तरह से काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाले दिनों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अब आप इन्हीं की बात को जरा गौर से अगर सुने तो इससे साफ पता चलता है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। वो जो बता रही हैं बात, वो उनका अपना आंकलन या उनकी इच्छा हो सकती है कि तब ऐसा नहीं किया जब जेल में डाला था, तो अब क्यों करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो लगता है वाली बात तो अभी फिलहाल है नहीं, अब तो वो आप भी जानना चाहते हैं जो हुआ हो। तो पहले समीर जी और फिर विजय जी आपको खबर बताएंगे अंदर की क्या है। समीर जी। देखिए, अगर हेमंत सोरेन से पूछा जाए तो हेमंत सोरेन तो ये कह सकते हैं कि भाई मैं अपना चश्मा दिखाने आया था, आंखें को टेस्ट करवाने आया था। जैसे चंपई सोरेन ने कहा था, जब चंपई सोरेन
का दिल्ली दौरा लग रहा था। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप दिल्ली क्यों आ रहे हैं, तो बोले मेरा चश्मा ठीक काम नहीं कर रहा, मैं आंखें दिखाने आया था। और दिल्ली में उन्होंने ऐसी आंखें उनकी ठीक हुई कि उनको सब कुछ साफ साफ दिखने लगा, झारखंड का भविष्य दिखने लगा, और सोरेन साहब बीजेपी में चले गए। तो मुझे लग रहा है हेमंत सोरेन को भी अब भविष्य साफ साफ दिखने लग रहा होगा। ये बात समीर जी ने चश्मा बदल कर कही है। बिल्कुल। पहले बताइए, ऐसी कोई मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात हुई है हेमंत सोरेन की, और ये खबर है कि भाई हेमंत सोरेन उस बात से नाराज चल रहे हैं कि जब अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे तो उनको एक भी सीट नहीं दी गई थी किसी भी तरीके से, और न उन्हें प्रचार के लिए कहा गया, न कोई किसी तरीके से बात की गई। वो इस बात से लेकर लगातार नाराज है कि भाई हम झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड में हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, झारखंड में आरजेडी का एक विधायक है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, उसको आयोग की हमने जिम्मेदारी दी है। और ऐसी स्थिति में जब बिहार का चुनाव आया और हमने कहा था कि सिर्फ हमें एक सीट दे दीजिए या 2 सीट दे दीजिए, 2 सीटें दे दीजिए जहां हम चुनाव लड़ते हैं, हमें वहां पर 2 सीटें भी नहीं दी गई। और उनको इस बात की नाराजगी कि राहुल गांधी ने, जब हेमंत सोरेन ने फोन किया था राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से बात भी नहीं की उन सीटों को लेके। ये मैसेज दे दिया गया हेमंत सोरेन को कि भाई आप आरजेडी से बात कर लीजिए, आरजेडी बड़ी पार्टी है, अगर वो तैयार होगी तो हम देखेंगे। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन उसके बाद से लगातार नाराज चल रहा है, और अब हेमंत सोरेन को लग रहा है कि बिहार का जो चुनाव परिणाम आया है और भविष्य के अंदर अब हेमंत सोरेन को लगता है कि झारखंड के अंदर वाकई में अच्छा विकास करना तो केंद्र के, हालांकि ये बात सही है कि उनके साथ जिस तरीके से हुआ, लेकिन 2009 में भी तो भारतीय जनता पार्टी और जेएम ने सरकार बनाई थी। जब बहुमत नहीं मिला था तो शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए, हालांकि वो 2.5 साल की बात हुई थी, लेकिन 5 महीने बाद वो सरकार चली गई थी। 2005 में भी सरकार बनाई थी शिबू सोरेन ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। ऐसा भी नहीं कि 2005 में सरकार बनाई, 2009 में बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेएम का जो गठबंधन था बहुत लंबा और बहुत स्ट्रांग, जिसे कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं रही। एलआई जैसे नहीं रहे, नहीं कभी नहीं रहे। हाँ। इसका कारण यह भी रहा कि वहां की स्थानीय राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी जितना स्पेस चाहती है, शिबू सोरेन उतना देने के लिए तैयार नहीं थे, तो बहुत नेशनल अलायंस का हो नहीं आप पाया। सर खबर ये दे रहे हैं कि हाँ, हेमंत सोरेन की बीजेपी के लोगों से मुलाकात और बात हुई है। बिल्कुल। और खबर मतलब जो प्रस्ताव खबर ये भी चल रहा है कि हो सकता है कि झारखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री मिले, कल्पना सोरेन झारखंड में मुख्यमंत्री बने और हेमंत सोरेन केंद्र में मंत्री बने, या ये भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कंटिन्यू करे और कल्पना सोरेन दिल्ली में कैबिनेट मंत्री बने। अभी कोई ठप्पा लगाने लायक खबर है आपके पास पक्का की नहीं है? होने ही नहीं, जा रहा है। मुलाकात हुई है, अभी बातचीत हो रही है, और दिल्ली झारखंड के बड़े नेता सब आज दिल्ली पहुंच रहे हैं शाम को। मतलब सीरियस लेवल पर, बिल्कुल सीरियस लेवल पर बातचीत हो रही है। सर क्या खबर आपके पास? सर मोटे तौर पे ये खबर है कि मन बना लिया है हेमंत सोरेन ने, ठीक है। और ये मन बनाने की एक्सरसाइज हुई थी, यदि आपको याद हो, चंपई सोरेन के बाद जब शिबू सोरेन साहब का निधन हुआ तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचने वाले लोगों में से थे, याद होगा आपको। और उससे भी महत्वपूर्ण हुआ जब राजनाथ सिंह जी हेमंत सोरेन के घर गए थे शिबू सोरेन के लिए, वो 13वीं या कुछ तिथि थी, तो वो झारखंड में उनके गाँव तक गए थे। तो वो भी है, राजनाथ जी झारखंड के प्रभारी रहे, पहले प्रभारी में से पार्टी के, जब झारखंड बना तब, ठीक है। तो मतलब 2 बड़े नेताओं ने बीजेपी के झारखंड को देखा, उसमें वेंकैया नायडू और राजनाथ जी। शुरुआती दौर में राजनाथ जी देखते रहे, तो वो उनका एक क्लोज रिलेशनशिप वहाँ पर रहा है, और शिबू सोरेन के साथ बीजेपी के ठीक ठाक रिलेशन रहे हैं। और अब जो बातचीत हुई है उसमें यही है कि अब बीजेपी के नेता आने वाले हैं दिल्ली, उनको ये बात की जानकारी देंगे। महुआ जी सही कह रहे होंगे कि पार्टी में बात नहीं हुई होगी तो इसलिए, लेकिन हेमंत जी ने मन बना लिया, और मुझे लगता है संभावना ये है कि हेमंत जी वहीं रहें और कल्पना जी दिल्ली आ जाएं, तो वो थोड़ा सा होगा। और इसके साथ एक और जो जानकारी मिली, मुझे अभी पता नहीं है, कि झारखंड और बिहार दोनों जगह कांग्रेस टूटने वाली है। बिहार के कांग्रेस नेता जेडीयू में शामिल होने वाले, और झारखंड में भी टूट हो जाएगी यदि वो सरकार इधर से उधर होती है तो कांग्रेस टूटेगी। बिहार कांग्रेस के लेवल पर मैं दूसरी जो जानकारी मुझे मिली, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हेमंत सोरेन ने मन बना लिया है। मन बना लिया, अब कितना टाइम लगता है नहीं लगता वो अब वजह समझनी पड़ेगी इसके और पीछे। ये 58 हो जाएंगे, अभी 56 आप गिना रहे थे। हाँ, वो इधर आ जाएंगे तो 58 हो जाएंगे। नहीं, अब वजह क्या है? हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन की सरकार को कोई खतरा नहीं है, लॉन्ग टर्म भी कोई ऐसा खतरा दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि इनफैक्ट अगर आप याद करें तो जो पिछली सरकार इनकी थी 2024 के इलेक्शन से पहले, उसमें तो बहुत तोड़फोड़ करने की कोशिश बीजेपी ने की थी। सही बात है, इनको जेल में डाला था जी। तो क्यों हेमंत सोरेन जो हैं बीजेपी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं? मतलब रिसोर्सेज की वजह से एक डबल इंजन सरकार का जो ऐसे होता है कि झारखंड के डेवलपमेंट पर काम हो, और कांग्रेस से वो नाराज ही चल रहे हैं काफी, जब से ये हुआ बिहार का चुनाव तब से उनकी नाराजगी चल रही है, और फिर कोई फायदा उनको नहीं दिख रहा कि इस इंडिया ब्लॉक के साथ रहकर, न तो उनकी कोई जगह है उसमें इंडिया ब्लॉक में, ठीक है। और उनको समझाया गया कि यहाँ रहेंगे तो स्थायी रहेगा, बार बार में संकट तो रहेगा ही ना,
मम्मी से। हमें वो बताया गया है। और मुझे पता है वॉशिंग मशीन की जो है, तो ये तो देखिए फिर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और कांग्रेस के लिहाज से अगर आप देखिए, इस सरकार में हिस्सा है कांग्रेस पार्टी, मंत्री हैं उसके, और कांग्रेस के अपने 3 राज्य हैं, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, और एक ही सहयोगियों वाली राज्य जिसमें वो हिस्सेदार है सरकार के अंदर। तो ये भी अगर उसके हाथ से जाता है तो ये पूरे इंडिया ब्लॉक के लिए एक क्षति होगी। हेमंत सोरेन एक अच्छे ठीक ठाक प्रदेश के एक ताकतवर पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनका इस तरीके से अगर अलग होता है विपक्षी दलों से, तो फिर ये विपक्ष के लिए बहुत बुरी खबर होगी। आदिवासी गुट पूरा का पूरा एक तरह से समाज जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी को, जो उसकी एक चुपती नस रही है। 19 के इलेक्शन में बड़ा नुकसान भी हुआ था। एक लाइन और जोड़ दूं, 3 सांसद भी मिलेंगे ना लोकसभा में, 3 सांसद है, उनका समर्थन भी तो मिलेगा। 3 सांसद है जेएमएम के। ठीक है, अब त्रिपाठी जी, खबर या आंकलन? नहीं देखिए, खबरें तो जो है वो यही कह रही हैं कि हेमंत जी इधर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, जो समीकरण है उस समीकरण में हेमंत सोरेन कतई ये नहीं चाहेंगे कि जिस आदिवासी मतदाता समूह को सब करके बीजेपी झारखंड में कुछ नहीं कर पाई, उसको वो थाली में सजा के सौंप दें। उनको भी अनुमान है कि अगर एक बार वो एनडीए का पार्ट हो गए और उसके साथ हो गए तो बीजेपी पहले से जो कर रही फिर उसको रोक नहीं पाएंगे। फिर अभी भले थोड़ा, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द होता है ना कि टेम्परेरी अरेंजमेंट, तो टेम्परेरी अरेंजमेंट में भले वो इधर आ जाए, परमानेंट में वो साफ हो जाएंगे। इसमें कोई उनको भी भ्रम नहीं होना चाहिए। नंबर 1, तो ये चल क्या रहा है? दरअसल ये झारखंड को उड़ीसा मॉडल पर ले जाने की बीजेपी की कोशिश है। अमित शाह ये चाहते हैं कि जैसे नवीन पटनायक थे कि आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर, बिलों पर, संसद की कार्रवाई में वो आप सरकार के साथ खड़े रहें। रिसोर्स जो भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं ना कि राज्यों को, तो वैसे भी वो कहती है कि हम सबको एक आंख से देखते हैं, दूसरी आंख तो इस्तेमाल होती नहीं, तो एक ही आंख से देखेंगे, मतलब सबको बराबर देंगे। अब सवाल ये है कि क्या अभी ये बात सच नहीं है। नहीं, जब डबल इंजन की सरकार कहते हैं इसका मतलब बिहार और आंध्रा को क्या मिला है 24 के बाद से सब जानते हैं। नहीं, लेकिन उसके नहीं, पहले जब क्या डबल इंजन सरकार का कॉन्सेप्ट हो तो उसका मतलब ये कि आप एक आंख से नहीं देखते। नहीं, डबल इंजन में तो देखिए, तो ठीक ही बात है भाई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को ये क्या कर पाते क्या अगर डबल इंजन नहीं होती? तो संभव नहीं था। और विकास भी ठीक है, हम लाख कहें, लेकिन क्या बिहार में डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुआ? हाँ, अभी वो बढ़ गया, अभी उसका स्केल बहुत बढ़ गया। आप कह रहे हैं ये उनकी राजनीति को नहीं सुहाता है। और बीजेपी को भी पता है कि उनकी भी राजनीति के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। बीजेपी के लिए बस इतना। और देखिए आज ठीक है, हम लोग बात करें, अभी एक शब्द बोला फिर शायद रुक गए। विजय जी कह रहे थे कि वॉशिंग मशीन। अब कोई कितना भी कहे, आप अजीत पवार को लेकर आ जाएंगे, आप ऐसे दूसरे लोगों को आप कहेंगे कि हेमंत सोरेन के साथ हम सरकार बना रहे हैं, कोई भी तरीका निकाल लीजिए। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के, अब कहेंगे कि आप पार्टी का कोई मतलब नहीं, कोई कह सकता है कि भाई ये जब इतना बढ़िया चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। अधिकतम स्थिति जो हो सकती है, क्योंकि खार खाए बैठे हैं हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी से, दोनों और से नाराज है। अमित शाह को ये चाहिए कि एक और राज्य जो इंडी गठबंधन का है उससे बाहर हो जाए, बाहर से समर्थन, हालांकि ये जो केंद्र में मुद्दों पर समर्थन, ये मुझे दिखता है। ये हो जाए तो अलग बात होगी। लेकिन वैसे अगर आप देखें, बिहार में जो हुआ, इनके साथ 2 सीट मांग रहे थे, नहीं दी, नाराज होकर क्या कर लिया? कैंडिडेट नहीं दिया था हेमंत सोरेन ने। इन्होंने कहा हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि ये बहाना हो सकता है, ये मुद्दा नहीं हो सकता एक गठबंधन से निकल के दूसरे कैंप में चले जाने का। फिर दूसरा, आप सोचिए कितनी विचित्र बात होगी, ये वहां पर सत्ता में है और बीजेपी वहां पर प्रमुख विपक्षी दल है। ये ऐसा है जैसे किसी राज्य में बीजेपी और कांग्रेस हाथ मिला लें, एक इंकम्बेंट और दूसरा उसका मुख्य चैलेंजर, ये दोनों एक होना, ये अमूमन नहीं होता। ये अजीत पवार नहीं है, ये सत्ता में है, चीफ मिनिस्टर है, फुल मेजोरिटी के चीफ मिनिस्टर। नहीं, अजीत पवार छोटी पार्टी है। महाराष्ट्र में हुआ ना, एकनाथ शिंदे सत्ता में था, बीजेपी विपक्ष में थी। सर वो तो विचारधारा के स्तर पर एक है, तो दूसरा ये तो बिल्कुल ही विपरीत है। तो इसलिए थोड़ी अटपटी बात तो है, लेकिन सच में उनको हो सकता है डबल इंजन का कुछ फायदा नजर आ रहा। मतलब फर्स्ट स्टेप पर तो इंडिया ब्लॉक से तो निकलने का हो ही गया उनका काम। लेकिन मुझे लगता है क्या ऐसा वाकई हेमंत सोरेन करेंगे? उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मतलब क्या है। एक इलेक्शन तो वो झेल लेंगे, अगले इलेक्शन पर भारतीय जनता पार्टी क्या, वो उनका अपना अस्तित्व तो बचेगा क्या? ठीक बात। मुझे तो नहीं लगता है कि राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा वो रिस्क लेने के लिए आज के दिन में तैयार है। लेकिन ये बात जरूर निकल करके आई है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है, ऐसी खबरें भी छप रही हैं।
फुसफुसाहट भी चल रही हैं कि हाँ वो इसके लिए तैयार हो चुके हैं कि वो एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। और इसका बहुत बड़ा कारण बनाया जा रहा है कि जो महिलाओं को 2,500 रुपया देने की बात कही गई है वो इसे कर पाने में पैसा नहीं असमर्थ, पैसे की स्थिति जो है वो तंगी जो है वो उनको जितने भी सब्सिडीज वाली जो योजनाएं हैं, फ्रीबीज वाली योजनाएं हैं वो वहाँ पर काम नहीं कर पा रही है। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो जनता उसके खिलाफ चली जाएगी। दूसरी बात, बार बार जो हम कहते हैं कि झारखंड जो है, झारखंड कभी हुआ करता था आदिवासी बहुल प्रदेश, आज के दिन में वो आदिवासी बहुल प्रदेश नहीं है। और ये बात भी सच्चाई है कि बनवासी कल्याण आश्रम का बहुत बड़ा काम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इनरोड्स करना चाहती थी वहाँ पर आदिवासियों के बीच में, वो नहीं कर पाई। ऐसा नहीं था कि शुरुआत में इन्होंने नहीं किया था, शुरुआत में इन्होंने किया था, लेकिन अंदर की अपनी लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी के बीच के अंदर की लड़ाई बाबूलाल मरांडी से जो शुरू होती है, बाबूलाल मरांडी को जैसे ही वो पार्टी से बाहर निकालते हैं और हम दूसरे नेताओं को पास लेकर के आते हैं और रघुबर दास को लेकर के आते हैं और हम खड़ा करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आदिवासियों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के जो पैठ थी वो कमी आई है। और जिसके कारण वहाँ पर जो जनरल कैटेगरी वगैरह का है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज में वहाँ पर ये भी मत भूलिए कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स आकर के वहाँ की कई कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेमोग्राफी भी बदल चुके हैं। इस सब कारण ऐसा मिल जाता है जिससे भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में आने से वंचित रह रही है। नहीं, लेकिन आपका असेसमेंट क्या है? आपको लग रहा है ये मुमकिन है? मुझे नहीं लगता है। एक यही हो सकता है कि वो समर्थन दे, यहाँ पर उनको वो एनडीए के साथ, ये इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाए, वो प्रदर्शनों में शामिल नहीं हो, वोट के समय वो है महत्वपूर्ण बिल पर जो है टूट के इधर आ जाएंगे, आपको नहीं लेकिन टूट करके मुझे नहीं लगता है कि दोनों साथ कोई बिहार जैसा मॉडल बन सकता है क्या? जेडीयू बीजेपी जैसे बिहार में है? मुझे नहीं लगता है। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़िए ना, अभी जिस तरह से वो क्या नाम है, इरफान अंसारी जो कांग्रेस वाले मंत्री हैं ना, जिस तरह की वहां चीजें चल रही है एसआईआर पर, बीजेपी क्या चाहेगी? बीजेपी यही चाहेगी ना कि कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो, उसको वो मुद्दा मिले जिसकी वो बार बार बात करती है कि घुसपैठियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार का हिस्सा बीजेपी बनना पसंद करेगी। अगर हो सकता है कि ये हो जाए कि ठीक है हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है और आप उसको बाहर से समर्थन दें, या जो मतलब मुझे सबसे बेहतर दिखता है कि अगर दोनों के पक्ष से कहें कि दोनों संभालते समर्थन देने का क्या मतलब? 4 साल बचे। आप देखिए, बाहर से समर्थन देने का कारण नहीं बनता है, क्योंकि या तो आप सरकार में हिस्सा बने, नहीं तो क्या फायदा है बीजेपी को? मैं तो देख ही नहीं रहा हूं कि ये दोनों साथ आ रहे हैं। चलिए, अच्छा, मैं डिवाइडेड हाउस, हमारा हाउस डिवाइडेड है। बाहर निकल खुद चाहेगी क्या निकलना? चलिए सर, कांग्रेस पार्टी नहीं निकलना चाहेगी। विजय जी और समीर जी को लगता है कि ये काम होने जा रहा है, त्रिपाठी जी और प्रोफेसर साहब को लगता है कि कम गुंजाइश है। नहीं, जनता इतना भी आंख नहीं मूंदेगी। चलें देखते हैं सर अभी तो, लेकिन ये होगा तो फिर ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एसआईआर को लेकर जो संसद में हंगामा चल रहा है, 2 दिन तो हुआ ही कम से कम, उसके बाद आज का अपडेट। आज एसआईआर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध थम गया। पहली बार ऐसी खबर आपको मैं दे रहा हूं संसद की किसी खबर के हवाले से कि गतिरोध थम गया। सरकार अगले हफ्ते एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर। और यहां यह कहना पड़ेगा कि इसमें ऑपोजिशन ने जो है वो कम अड़ा और उसने कहा किसी भी नाम से करो लेकिन करो। तो यही होता था पिछली बार, लोग अपने अपने शब्दों पे अड़ जाते थे। इस बार कम से कम वो नहीं हुआ। पहले सोमवार, अगला सोमवार लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर एक विशेष चर्चा होगी। इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे और उसके बाद अगले दिन मंगलवार को, मतलब 9 दिसंबर को लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा की जाएगी, चुनाव सुधार के नाम पर होगी। अगर यह जरूरी पाया गया तो अगले दिन 10 दिसंबर को भी चुनाव सुधार पर बात हो सकती है और उसकी शुरुआत राहुल गांधी करेंगे ऑपोजिशन की तरफ से, और फिर कानून मंत्री जो हैं वो इसका जवाब देंगे। अब इस पर जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा खामखा 2 दिन बर्बाद किए, हम तो जब शुरू हुआ था सत्र तभी कह दिया था हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। गतिरोध इस बिना मतलब से नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन 2 दिन जो नुकसान होने का मुख्य कारण है कि अपोजिशन पार्टी पहले दिन से एक टाइम को लेकर के दबाव डाला था। तो मैंने आज भी स्पष्टीकरण किए हैं कि हम जब डिस्कशन के लिए तैयार हो जाते हैं,
फिर 1-2 दिन आगे पीछे कब होगा वो बिजनेस और सारा व्यवस्था देख करके करना पड़ता है। मंडे को लोकसभा में चलिए, अच्छी बात है, कम से कम कहीं तो राजी हुए हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसी मुद्दे पर फिर विपक्ष को घेरा और उन्होंने कहा कि सरकार तो शुरुआत से चर्चा के लिए तैयार थी, विपक्ष ही हंगामा कर रहा था, अब जनता का थपेड़ा पड़ा है, इसीलिए बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। हम लोग तो चाह ही रहे थे, कभी नहीं कहा कि हम चर्चा नहीं की। उनको चर्चा कम करना था, हल्ला ज्यादा करना था, लोकसभा को डिस्टर्ब करना था। सरकार शुरू से कह रही है चर्चा मांगो, चर्चा दूंगा। तो हम चले, अब दोनों की मान लेते हैं हम, उन दोनों के मन का हो जाए, अच्छा ये है, और फिर बात तो वहां जिसको जाके जो करनी है वही करेगा। विजय जी, नहीं, आप थोड़ा सा अगले हफ्ते चले गए, अभी तो इस हफ्ते की बात करते हैं ना। कल और परसों पुतिन साहब आ रहे हैं, तो सरकार को तो आना ही था ना समझौते के लिए। संसद चलनी चाहिए ना, जब पुतिन साहब यहाँ हो तो क्या हंगामा चलता रहे। अच्छा, उन्हीं को लोकतंत्र दिखाना है हमने। नहीं, उनको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, लेकिन संसद नहीं, ज्यादा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। विजय भी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के तुरंत बाद किरण रिजिजू ने कहा था कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। सर, ये तो पहले हाउस जब चलता है ना, उससे पहले से होती है कि हमेशा ही हाउस चलाने की बात होती है। सरकार क्यों झुकी, एसआईआर पर सरकार क्यों नहीं झुकी थी, मुझे बताइए इतने दिन। इसमें झुकी सरकार है, इसमें सरकार झुकी है, उसकी बड़ी वजह है कि पुतिन साहब पे बात कर रही है सरकार। पुतिन साहब, मैं पार्लियामेंट को 30 साल कवर किया, सरकार इस समय प्रेशर में थी क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट कल और परसों यहाँ पर है 4 और 5 को, और वो नहीं चाहते कि उस समय, क्योंकि हाउस तो नहीं चलता, पुतिन आ रहे होते तो विपक्ष किसी भी हालत में नहीं चाहता कि हाउस चले, तो वो हाउस को एक उसमें रखने के लिए, डेकोरम में रखने के लिए, व्यवस्था में रखने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, मतलब हाउस कर देते, लेकिन एक होता है सिस्टम में कि भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये रहे कि पुतिन साहब आ रहे हैं। अभी परसों भी एक डेलीगेशन आया हुआ था तो बहुत हंगामा हुआ था, मैं दिखा रहा हूं आगे। हाँ, तो इसलिए ये काम किया गया। इसको प्रेशर मत कहिए, लेकिन मेहमान घर में आ रहा है तो अभी मेहमान घर में, हाँ, घर को ठीक रखिए, घर को ठीक रखिए। अब जो आप इशारा कर रहे थे, मैं वो खबर ही दिखा देता हूँ। किरण रिजिजू ने एक वीडियो पोस्ट किया है। हुआ ये कि हमारी पार्लियामेंट में एक विदेशी संसदीय डेलीगेशन आया हुआ था और वो ऊपर जो गैलरी है वहां बैठे हुए थे। अब ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, अब वो देश का नाम उन्होंने मैंने 2 बार सुनने की कोशिश की, मुझे समझ में नहीं आया। अब जो चेयरमैन साहब हैं राज्यसभा में, वो कह रहे हैं मैं इनको वेलकम करता हूँ, वो उनके लिए वेलकम स्पीच पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सामने लोग खड़े हैं, वेल में नारेबाजी हो रही है, वो बार बार कह रहे हैं कि विदेशी लोग आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, मुझे इनको वेलकम करने दीजिए, लेकिन नहीं हो रहा। तो किरण रिजिजू ने लिखा है कि मैं बहुत आहत और शर्मिंदा हूं, हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन ये तो भारत की छवि की बात थी। आप देखिए, सुना दीजिए एक बार। Of the Parliament of Georgia and members of the parliamentary delegation who are on the visit to India as our honored guest. Parliamentary committee has come. You please sit on your. I am calling him. You let me complete this welcoming them. You ask them to sit all. अब वो बेचारे जॉर्जिया के थे, अभी मुझे उन्होंने बताया, तो वो खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तो नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं ऊपर खड़े होकर के। उनको समझ में भी नहीं आ रहा होगा हंगामा किस लिए हो रहा है, लेकिन इतना तो दिख ही रहा था कि पार्लियामेंट चल रही है भारत की, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और बीच में वेल में खड़े होकर के नारेबाजी चल रही है। अब देखिए, इतनी तो अपेक्षा की जाती है कि विपक्ष जब विदेशी कोई डेलीगेशन आया हो या विदेशी कोई मेहमान आया हो तो कम से कम देश की छवि बाहर गलत न जाए। इस प्रकार से हम लोग भी एक आध बाहर के विदेश के संसद में गए हैं, देखे हैं, बड़ा प्रोसीडिंग्स अपने बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत डिलीजेंस के साथ वो लोग वहाँ पर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ हंगामा नहीं होता है बातचीत, लेकिन वो बड़ा सभ्य तरीके से अपनी अपनी बात अपनी जाना है। मुझे तो कई बार लगता है कि पाकिस्तान की संसद में जिस प्रकार का इसके बावजूद भी पाकिस्तान की संसद में कभी हल्ला हंगामा हमको नहीं दिखाई दिया। अच्छा होता आप कंट्रोवर्शियल, लेकिन मजेदार बात है, कुत्ते लेकर के, अब ये तो क्या है, इसको हम लोग बिहार की भाषा में कहते हैं कुतघाव, मैंने भौं भौं करते रहना। आप जाकर के वहां पे ये नोटिस दिलाएंगे सबको? नहीं, मैंने नोटिस हम अपनी जिम्मेवारी पे पूरी बोल रहे हैं। यही कहलवाना था संसद में मैं अपनी पूरी जिम्मेवारी में भाई संसद में जिम्मेदारी दिलानी है। रेणुका चौधरी और राहुल जी कम है? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं उसी संदर्भ में ही बात कर रहा हूं। और मजेदार बात है कि राहुल गांधी उसको जस्टिफाई करने, उन्होंने ही कहा,
कि हाँ कुत्ते ज्यादा संसद में काट रहे हैं, वहां पे संसद में बैठे हुए कुत्ते ज्यादा काटने वाले हैं। ये बात आप ये भी आगे दिखा देंगे। ये भी एक अजीबोगरीब बात हुई है। रेणुका चौधरी जी जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की, वो एक स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ता पकड़ के गाड़ी में बैठा करके अंदर ले आई पार्लियामेंट के, तो वहां रोक दिया उनको सिक्योरिटी वालों ने। तो पहले उन्होंने कुछ कहा कि काटने वाले तो अंदर बैठे हैं, फिर बात बढ़ गई तो राहुल गांधी के पास गए, तो राहुल गांधी ने भी ऐसे ही कुछ जवाब दिया कि दे आर अलाउड इनसाइड बट नॉट आउटसाइड, इस तरीके का जवाब उन्होंने दिया। तो अजीब ही किस्म की बातें हो रही हैं पार्लियामेंट में, वो भी आपको मैं सुनाऊंगा। आइए अब बात करते हैं कुत्तों की। जी हाँ, कुत्तों की बात हो रही है। कहां हमारी पार्लियामेंट में बातें हो रही हैं, ये संसद परिसर में अजीबोगरीब वाकये हो रहे हैं। परसों रेणुका चौधरी ले आई, एक स्ट्रे डॉग को लेके गाड़ी में बैठा के वो ले आई, और जब उनको रोका गया वहां सिक्योरिटी वालों की तरफ से, तो पहले उनका एक स्टेटमेंट आया और रेणुका चौधरी ने जो है उस वक्त ये कहा था कि रियल डॉग्स आर सिटिंग इन पार्लियामेंट एंड बाइटिंग पीपल एवरी डे। असली कुत्ते तो संसद में बैठे हैं, रोज लोगों को काटते हैं, ये बयान हुआ। और रेणुका चौधरी से आज भी इस पर जो है रिएक्शन मांगा गया था, और रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, ये सवाल उनसे हुआ। तो उनका जवाब मैं नहीं बता पाऊंगा, वो जवाब आपको सुनना पड़ेगा। और बाद में उसके बाद उन्होंने कहा कि जब प्रस्ताव आएगा तो उस पर जवाब देंगे, तो रेणुका चौधरी का। लेकिन आज इस पर एक अजीबोगरीब रिएक्शन आप देख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी सारा बैकग्राउंड बताता हूं। इसमें राहुल गांधी भी हैं। और क्या बोलूं, चल मैम प्रिविलेज मोशन आप क्या कहेंगे आप? और क्या बोलूं, चल मैम प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसी क्या परेशानी है? कोई जवाब उनके लिए? जब आएगा ना मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। एक बार और सुनना है आपको, एक बार और सुनाते नहीं, पूरे एक बार और सुनाइए। और क्या बोलूं, चल मैम प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसी क्या परेशानी है? कोई जवाब? अब कहानी मोटी मोटी तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन ये रेणुका जी का जवाब था जो आपने भी देखा। त्रिपाठी नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतना गंभीर शो है सौरभ जी, और आप इस शो में कुत्ते के भौंकने की आवाज क्यों लगा रहे हैं? ये इतना गंभीर शो है, आप इसमें कुत्ते भौंक रहे हैं इसमें, मतलब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो भी लगा कि जैसे रेणुका जी भौंक रही हैं, मतलब बड़ा, अब पता नहीं वो कहां से आया वो भौंक। अब मैं तो डर भी गया, मुझे लगा कहीं अगल बगल कोई कुत्ता तो नहीं आ गया। अब ऐसे अगर नेता हैं तो देश सोचिए कैसे होगा। और देश ने तय किया कि हमें ठीक रहना है, उनका देख लिया था जब वो मंत्री थी, जब वो अभी भी क्या कर रही हैं, काटने वाले अंदर बैठे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं पेट बाहर अलाउड नहीं, अंदर अलाउड है। विशेषाधिकार के मुद्दे पर उनके मतलब किस तरह की आवाज निकाल रही हैं। और क्या देश को ये लोग बिल्कुल ही तमाशा समझते हैं? अब लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सत्र की शुरुआत में कहा कि भाई ड्रामा मत करो, डिलीवरी की बात करो, मैंने उस दिन ऐतराज जताया था कि डिलीवरी सरकार का काम है, विपक्ष का काम थोड़ी ना है। लेकिन ऐसा ड्रामा करके डिलीवरी रोकना, यह भी तो विपक्ष का काम नहीं। मतलब सचमुच मुझे एक बार यही लगा कोई कुत्ता आ गया, ये बड़ा अजीब लग रहा है बात है। लेकिन रेणुका जी खैर अपने शैली की वजह से, बातों की वजह से आज कंट्रोवर्सी में अक्सर रहती है, लेकिन आज तो कुछ अजीब ही हो गया। अब आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड बता दूं, रेणुका चौधरी ही जो है वो सोमवार को अपनी कार में एक आवारा कुत्ते को लेकर संसद आ गई थी, और इसके बाद ये सारा विवाद खड़ा हुआ। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा ये नाटक कर रही हैं। अब उसके बीच रेणुका चौधरी ने कहा कि जो लोग अंदर बैठे हैं वो काटते हैं, कुत्ते नहीं काटते। चले लगा तक मामला खत्म हो जाएगा। फिर राहुल गांधी के पास माइक पहुंच गया, उनसे भी सवाल हुआ, साहब आपकी पार्टी की सांसद ने ऐसा ऐसा कह दिया। तो राहुल गांधी ने कहा अच्छा आज का मेन टॉपिक कुत्ता है, मुझे यही लगता है। यहां से सब कुछ शुरू हुआ। और राहुल गांधी ने जो है, मेरे पास बयान अगर वो आ जाएगा तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। उन्होंने कहा कि व्हाट डिड द पुअर डॉग डू, बेचारे कुत्ते ने क्या किया? आर डॉग्स नॉट अलाउड हियर, कुत्ते अलाउड नहीं है। पेट्स आर अलाउड इनसाइड, पालतू अंदर तो अलाउड है, मे बी पेट्स आर नॉट अलाउड हियर, शायद पालतू लोग बाहर अलाउड नहीं है। तो बट आई गेस दीज आर द थिंग्स इंडिया इज डिस्कसिंग दीज डेज। भाई बात आपकी सांसद ने शुरू की, कुत्ता भी वो लिखी आई, बयान भी पहले उन्होंने दिया, और आप कह रहे हैं कि पूरा देश कुत्ते के बारे में बात कर रहा है। अच्छा आपको नहीं करनी थी तो आप ना करते, आपने कंट्रोवर्सी और बढ़ा दी कि पेट्स आर अलाउड इनसाइड, मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो बैठते हैं वो पालतू लोग हैं, ये तो सरकार के पालतू लोग हैं, ये कह रहे थे राहुल गांधी। तो रेणुका चौधरी का वो ओरिजिनल स्टेटमेंट भी सुन लीजिए। कौन सी प्रोटोकॉल, कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी,
वहां एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, सो मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गुंगे जान अच्छा, हाँ नहीं, कुत्ते की सिर्फ कुत्ते की बात नहीं, सांप की भी बात थी, डसने वाले भी घर के अंदर बैठते हैं। अब फिर राहुल जी का रिएक्शन भी देख लीजिए इस पर। Dog is the main topic today, I believe. कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आता था? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड द सेम स्टेटमेंट। I mean, I guess these are the things that India is discussing these days. अब राहुल जी उसको मजाक में ले रहे थे या उन्होंने मजाक बनाया पूरे इशू का, मुझे समझ में नहीं आया। राहुल जी मजाक में ले रहे थे, वहां जो पत्रकार सवाल पूछ रहे थे वो उसे मजाक में ले रहे थे, जो सांसद वहां पर खड़े थे उन्होंने इसको उसी रूप में लिया। ये बहुत दुखद स्थिति है कि एक सांसद, एक लीडर ऑफ अपोजिशन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है अपने ही सांसदों के, जो अपने सांसद हैं, जो संसद सदस्यों के बारे में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। क्या वाकई वहां पर कुत्ते निर्णय करते हैं? क्या कुत्ते देश की नीतियां बनाते हैं? क्या विदेश नीति जो है या पब्लिक पॉलिसी से संबंधित जितनी नीतियां या कानून बनाते हैं वहां पर कुत्ते बनाते हैं? ये राहुल गांधी की समझ है देश की संसद के बारे में। ये बताता है कि राहुल गांधी कितने इनकॉम्पिटेंट और कितने, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअली इनकैपेसिटेटेड है। वो बहुत मुश्किल है उनके लिए। 30 साल अभी विजय जी ने बताया पार्लियामेंट कवर किए, सर कभी कुत्ते पे भी बहस हुई है? कुत्ते पे बहस नहीं, मैं ये परसों की बात है, मुझे हैरानी होगी आज हम लोग इस पर चर्चा आज रेणुका जी का आज वो आया, त्रिपाठी जी नहीं हमने परसों भी इस पर चर्चा की, मतलब यहाँ नहीं की, लेकिन आज भौं आवाज सुना गया नहीं परसों, क्योंकि परसों भी इस पर कहीं पर था, मैं तो इस पर चर्चा की कि भाई कुत्ते लाना वहाँ पर कोई परमिशनेबल तो है नहीं कि इस तरह से लेकर आया जाए, लेकिन वो लेकर आ गई थी तो वो कह सकती थी, जो उन्होंने बाद में बताई कि भाई हमने वो एक्सीडेंट हो गया था और वो उसको उठा लाए, तो वहाँ पर कह देते कि ठीक है सॉरी कर लेते हैं यदि कोई ऐसी बात है और मुझे नहीं मालूम, तो इतना हो सकता था। लेकिन उसको ईगो की है, तंज कसना ईगो में। वैसे तो रेणुका जी के बहुत सारे बयान हो सकते हैं जिनकी मैं चर्चा नहीं करता, वो हमेशा ही कुछ अलग तरीके से रहती हैं अंदाज में, और वो बहुत सीनियर मिनिस्टर है रही हैं कांग्रेस सरकार में, यूपीए सरकार में, एमपी बहुत लंबे समय से रही है, कोई नए लोगों में से नहीं है, लेकिन उनका एक अंदाज हमेशा रहा। और उससे भी ज़्यादा राहुल जी भी अगर तंज में बात कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन एक विपक्ष के नेता को पार्लियामेंट्री अपने जो कलीग्स हैं उनके बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस तरह की वो इतना सही कह देते ये नॉन सीरियस इशू है। नहीं, बात तो वो नॉन सीरियसली कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या कहेगा अब ये सोच के कहा उन्होंने कि पेट्स आर अलाउड इनसाइड। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तय करके किया गया है? तय करके नहीं किया गया, लेकिन नॉन सीरियस उनको इतना सा बोलना चाहिए। राहुल गांधी नहीं बोले थे तब तक मैं भी आपकी बात जो कह रहे हैं एकदम उसी सहमत था। ठीक भाई, उनको कोई कुत्ता रास्ते में एक्सीडेंट हो गया वो लेके आ गए और उन्होंने नहीं, लेकिन उस पर भी उनको कह देना चाहिए था कि सॉरी, उस पर भी उनको सॉरी कहना चाहिए। लेकिन जब राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये तो प्री डिसाइडेड था। इसका मतलब राहुल गांधी को सारी कंट्रोवर्सी मालूम थी। मालूम तो नहीं, परसों भी हुई ही इस वजह से मैं तो कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा हुआ ना, ये परसों जब ये हो गई घटना, मैं बताता हूँ ना आपको, मेरे को वहाँ पर पता है कि उसके बाद वहाँ के जो स्टाफ है वॉचिंग बोर्ड का, उन्होंने राहुल गांधी जी को शिकायत की, क्योंकि वो एलओपी भी है, कांग्रेस के लीडर भी हैं। अच्छा। तो उनका भी आप रेणुका जी इस तरह से ये सारी हुई है और हमने ये कहा, रोका, ये सब रोका भी था उन्होंने, वॉच एंड वार्ड ने वहां पर उनको गाड़ी, उनसे शिकायत हुई, शिकायत में उन्होंने कह दिया कि फालतू लोग तो अंदर बैठते हैं। इस तरह की बात, ये सारी बात हुई है। चलिए साहब, ये आपका तो राहुल जी पर सर विशेषाधिकार बनता है कि नहीं? क्योंकि रेणुका जी पर तो बना। हाँ, राहुल जी पे यदि कोई लेके आए ना, फिर राहुल जी तो उन्होंने सर ये वैसे तेलंगाना की सांसद है खम्मम से, और तेलंगाना तो अभी बहुत चर्चा में, एक तो रेणुका जी ने चर्चा में ला दिया, वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी ने बयान दे दिया देवताओं को लेके कि अलग अलग किस्म के भगवान है, शादीशुदा और कुंवारे लोगों के भगवान अलग है, नॉनवेज खाने वालों वो भी निकाला है सर, बयान को दिखाता हूं आपको। लेकिन पार्लियामेंट में, समीर जी, पार्लियामेंट में एक और तस्वीर आज की आपको दिखाता हूं। तमाशा करना, ड्रामा करना है, ऐसे विषयों पे करें ना। ये होते किस लिए ये ड्रामे इसलिए होते हैं आप नजर में आए, आप अपने इशू को उठाएं,
हम तरह तरह की आप तख्तियां लेके घूमते हैं, तो क्यों घूमते हैं? आज देखिए ये विपक्ष के सांसद अपोजिशन के मास्क पहन के आए हुए थे, कोई अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आया हुआ था कि दिल्ली की हवा बड़ी खराब होगी। ये मुद्दे हैं करने के बाद, ये अच्छी बात है, ये तरीका है दिखाने का। भाई ये आप ये अगर सांसद जो है ये अंदर चेंबर अपने लोकसभा राज्यसभा में भी ऐसे बैठ जाएं, दुनिया देखेगी कि भारत की राजधानी में संसद में ऐसे बैठे हैं लोग। होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। आप लगे कुत्ते पर बात करने में। इस पर इमरान मसूद ने, जो सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने कुछ बातें कही की स्थिति इतनी खराब होगी कि हर आदमी के हाथ में सिलेंडर होगा और जगह जगह ऑक्सीजन के बूथ बने होंगे और लोगों को दौड़ करके ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ेगा। रात को मैं सो रहा था, मुझे रात को सोते हुए ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई। मैं हालांकि विंडो खोलकर सोता हूं, लेकिन फिर भी हुई प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि हम लोग फुटहिल्स में रहते हैं तो हमारे आदत ना हो, दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा में थोड़ी सी आदत हो गई हो। मैं तो सिलेंडर अपनी गाड़ी में रखता हूँ साथ। हाँ, अब क्या कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो, कोई दिक्कत हो तो कम से कम साथ तो रहे। अब ये भी तंज था, ये हेल्दी तंज था, हेल्दी क्रिटिसिज्म था ये कि ऑक्सीजन के बूथ लगाने पड़ेंगे, दौड़ दौड़ के लोग सांस लेने के लिए जाया करेंगे। समीर जी, निश्चित रूप से एक बड़ा इशू, और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं है। दिल्ली में तो संसद है तो संसद के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान की हालत है, नोएडा खराब है, पूरा आप हिंदुस्तान में चले जाइए, छोटे छोटे शहर पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो। मुझे लग रहा है कि सरकार को इसके ऊपर भी एक दिन का चर्चा सत्र रखना चाहिए कि पॉल्यूशन को लेकर सरकार क्या कर रही है, क्या योजना बना रही है जिससे दिल्ली के लोग और पूरे हिंदुस्तान के अंदर पॉल्यूशन कम हो सके। सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं, पूरे भारत की, और दिल्ली तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल नंबर 1 पर जाकर बैठ गया था। तो मुझे लग रहा है एक शर्म की बात है कि भाई, और इसको लेकर सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोग यहाँ रहते हैं ना, सारे सीजीआई यहाँ रहता है, राष्ट्रपति यहाँ है, प्रधानमंत्री रहते हैं, सांसद रहते हैं, आम आदमी रहता है, सारा देश की राजधानी और देश के सारे नीति बनाने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं, वो इस समस्या से गुजर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उन्हें पूरे देश को लेकर एक योजना बनानी चाहिए कि भाई पॉल्यूशन को लेकर हम क्या करने जा रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, कितना का बजट सैंक्शन करा है, कैसे हो सकता है। इसमें विपक्ष भी हर साल सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होगी, हर साल यही तमाशा, और हर 10 साल से सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, हम इसे 2 दिन में स्वच्छ नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि इसको लेकर अब सभी को साथ में आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महीने में 2 बार हम इसमें सुनवाई करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र को नोटिस दे देगा, पर्यावरण मंत्रालय को नहीं होना सर, ये दिसंबर तक कुछ की, नहीं होगा। ये प्रॉब्लम दिसंबर तक की होती है, सब जानते हैं। नवंबर दिसंबर की प्रॉब्लम होती है, 2 महीने बीत जाते हैं, फिर चलो अगले नवंबर में बात पराली जला दी, पराली के कारण ये हो रहा है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गंभीर मसला है। ये नवंबर दिसंबर की समस्या नहीं है, ये अक्टूबर के आखिर से शुरू होती है, फरवरी तक जाती है। और अभी तो स्थितियां ये हैं कि बीच बीच में 200-300 कब जाता है, जहां 50 के ऊपर जाना खतरनाक होने की स्थिति में होना शुरू होता है। हमने पैमाने बदल दिए हैं, 0 से 100 मौज कर रहे हैं, जबकि 10-15 या 20-50 होना चाहिए AQI। फिर हम कहते हैं 100 से 200, कहते हैं अरे तो कोई बात ही नहीं है, तो ठीक है, कभी किसी दिन बारिश हो जाएगी। 200 से 300 हम कहते हैं अरे भी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी तो वॉक भी कर सकते हैं, बढ़िया एक्सरसाइज भी हो सकती है। 300 से 400 पर हम कहते हैं कि अच्छा थोड़ा खतरा आ गया है, तो वो क्या है, ग्रेप 1 2 3 4 कुछ निकाल लिया है, उसमें से कुछ लगा दो, गाड़ियां बैन कर दो। और जब 400 के ऊपर जाता है तो हम कहते हैं रीडिंग लेना बंद कर दो, क्या तमाशा कर दिया है। तिल तिल कर लोग मर रहे हैं। और मैं निजी तौर पर कह रहा हूं, मुझे इस सीजन में लगातार ये एहसास हो रहा है, जब मैं बाहर जाता हूं कहीं और वहां से लौट कर आता हूं, तो मुझे लगता है कि कुछ तो दिक्कत है। वो कोई ऐसी दिक्कत दिख नहीं रही, कोई समस्या नहीं नजर आ रही, लेकिन सचमुच दिल्ली के लोग तिल तिल कर मार रहे हैं। खासकर 2 लाख सिर्फ दिल्ली में जो इसी तरह की हवा की वजह से जिनको बीमारी हुई। मास्क लेके चलते हैं, सब मास्क लेके चलने लायक हालत है दिल्ली की। लेकिन सर, जो सरकार इस पोल्यूशन को लेकर आई है, पिछली वाली सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसने 10 साल में कुछ नहीं किया, है ना। उसको लेकर बीजेपी ने इशू बनाया। अब तो बीजेपी की सरकार को बहुत टाइम हो गया, तो ये कहना कि नहीं सबकी जिम्मेदारी है, जब सरकार बीजेपी की हो तो सबकी जिम्मेदारी क्यों है? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है, ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों की बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की प्रॉब्लम है। बीजेपी की सरकार होती है, बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बोलते? बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी, दोनों की नहीं। देश के सर्वाधिक राज्यों में भाजपा की सरकार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केंद्र सरकार, और उसके बाद भी आप कहेंगे कि एक और पराली का परसेंटेज 27% रह गया। ये भी आंकड़ा मोदी सरकार को इसमें कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा सर। सवाल ये कह रहा हूं कि सरकार कोई टाइमलाइन तो लेकर आए, करे ना, या तो कोर्ट तय करे। पर्यावरण मंत्री इस पर कोई बात नहीं करते, सरकार की तरफ से कुछ नहीं आता। बीच में एक दिन सुनाई दिया था कि पीएम ने कोई मीटिंग ली है सारे लोग, पता नहीं, मतलब इस पे या तो ये कह दिया गया ठीक अगले 10 साल ऐसे ही झेलते रहिए आप,
और उसके बाद जिस दिन ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। 10 साल में भी सर अपने आप थोड़ी ठीक हो जाएगा, ठीक करना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात है सर, जिस बात पर हम बीजेपी की बार बार तारीफ करते हैं कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मशीन की तरह से काम करती है, तो ये सारे मंत्री तो वहीं लगे रहते हैं इलेक्शन में। पर्यावरण मंत्री से पूछिए कौन सा बयान उन्होंने दिया है पिछले 1 साल में, आपको याद है पर्यावरण मंत्री का नाम? तो फिर किस पर बात करेंगे? ये कौन सी तारीफ की बात है? एक मंत्री जो है अब बंगाल के चुनाव में रहेंगे, जब बंगाल के चुनाव खत्म होंगे तो किसी दिन फुर्सत होगी, या हो सकता है उन्हें किसी दिन और प्रभारी बना दिया जाए। ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। देखिए राजधानी की ये हालत है, और राजधानी क्यों पूरा लगभग उत्तर पार्लियामेंट को शांत कर लेंगे जी। जो विदेशी आएगा उसको यहाँ का AQI नहीं पता होगा। सर बहुत खबरें, आगे चलता हूं, अगली खबर दिखाता हूं आपको। ममता बनर्जी, SIR की बात कर रहा हूं आपसे। अब ममता बनर्जी आज मालदा और मुर्शिदाबाद में होंगी, थोड़ी देर में वो मालदा पहुंचेंगी। SIR के विरोध में वो एक रैली करेंगी और शाम को वो मुर्शिदाबाद जाएंगी। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के करीबी नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होगी और उनकी मीटिंग में उन्हीं के एक बागी विधायक हैं हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। 6 दिसंबर को कहा है मैं बाबरी विध्वंस के दिन उसकी नींव रखूंगा, तो इस मीटिंग में वो भी हो सकते हैं शामिल। सवाल ये, क्या मीटिंग में ममता और हुमायूं कबीर के बीच इस पर बात होगी? ममता जी इनको डांट लगाएंगी कि तुम क्या कर रहे हो तमाशा? बहरहाल वो आज रात मुर्शिदाबाद में होंगी। आपको मैं SIR के खिलाफ कल भी एक रैली वो करने जा रही हैं। उनके आपको कुछ करीबी डेटा मैं देता हूं। शाम को हुमायूं कबीर के साथ जो ये मीटिंग होगी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ऐलान किया है, अब देखिए कि इसमें वो जो है और उनको क्या कहते हैं। लेकिन SIR का जो डेटा आया था वो बड़ा अजीबोगरीब एक चीज आई है। इस बार बीजेपी ने शिकायत की है चुनाव आयोग से। शिकायत यह की है कि 26 से 28 नवंबर के बीच जितनी एंट्रियां SIR की फॉर्म भर के वापस मिली हैं चुनाव आयोग को, उन सब की जांच की जाए। कितनी एंट्रियां होंगी आप जरा अंदाजा लगाइए। ये एंट्रियां हैं 1.25 करोड़, 1,25,00,000 से ज्यादा फॉर्म जो इन 3 दिनों में भर के वापस दिए गए हैं। बीजेपी कह रही है इन सबकी जांच कीजिए। जांच किस लिए कीजिए? उन्होंने कहा इसमें बोगस एंट्रियां हुई हैं। चुनाव आयोग यहां आकर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयोग, वो दिल्ली में बैठ के ज्ञान ना दे, यहां आके देखें SIR के नाम पे क्या धांधली हो रही है। शिकायत क्या है उनकी शिकायत यह है कि हजारों बूथ ऐसे हैं, हजारों बूथ जो हैं वो ऐसे हैं जिनके अंदर चुनाव आयोग को कोई अनट्रेसेबल आदमी नहीं मिला, कोई मृत आदमी नहीं मिला, कोई डुप्लीकेट फॉर्म नहीं मिला। ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा हो कैसे सकता है कि हजारों बूथ ऐसे हैं जहां आपको कोई एनोमली नहीं मिल रही, पलायन भी नहीं मिला, तो ये कैसे पलायन कर गए हैं वो भी नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था नहीं है? नहीं विजय जी, और इसके अलावा अब एक तरफ तस्वीर यह है कि गांव के गांव और टोले के टोले खाली हो रहे हैं क्योंकि घुसपैठिए वहां से चले गए हैं। तो जब बस्तियां खाली हो रही हों, यह बात चुनाव आयोग के फॉर्म में क्यों नहीं जाहिर होगी? ये अलग अलग चीजें जो है विरोधाभासी बातें। ये देखिए, आपको मैं जरा हमारे रिपोर्टर ओंकार सरकार की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। हम लोग इस वक्त है नॉर्थ 24 परगना के मध्यमग्राम नगर पालिका के 3 नंबर वार्ड पर, और इसी जगह पर काफी ये बस्ती रातों रात खाली हो चुका है। यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे झुग्गियां थे और ये झुग्गियां सब इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ का लोकल्स का कहना है कि काफी दिनों से यहाँ पर इलीगल तरीके से कई सारे बांग्लादेशी परिवार यहाँ पर रुके हुए थे। जब से SIR शुरू हुआ है तब से ये लोग रातों रात गायब हो गए हैं। जैसे कि ये झुग्गियां जितने भी है सारे के सारे झुग्गियां यहाँ पर खाली हो चुका है और यहाँ पर एक भी लोग नहीं है। तकरीबन 100 से 150 परिवार यहाँ पर रहते थे और ये लगभग सब कोई कचरा उठाने का जो काम है वो कचरा उठाने का काम। तो आप ये देख रहे हैं, ये झुग्गी बस्तियां पूरी खाली हो गई हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग के BLO को वहां कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, उनको सारे वोटर मिल गए, जितने नाम लिस्ट में थे सारे के सारे उनको इंटैक्ट मिल गए। देखिए ऐसा कभी होता नहीं, कहीं हुआ नहीं है कि मतलब इतने दिनों के बाद आपको कोई उसमें मृत नहीं पाया गया, कोई वहाँ से पलायन करके दूसरी जगह नहीं गया, किसी ने अपना आवास नहीं बदला हो। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है फॉर्म भरने में और BLO को रिपोर्ट करने में। कहीं ना कहीं वहाँ के BLO जो हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, कि मतलब जो राज्य सरकार है उसके दबाव में वो काम कर रहे हैं। यही कारण है कि इतने स्विफ्टली, इतने तरीके से, और ये सारा का सारा फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन लौट भी जाए, पूरा भरा हुआ भी आ जाए, सारे उसमें कहीं पर कोई गतिरोध नहीं दिखाई दे, तो बड़ा ये थोड़ा सा चौंकाने वाली है। और मुझे लगता है कि एक बार इसको चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए।
यदि संभव हो सके तो जितने भी आधार कार्ड के आधार पर जिनको आपने वहां पर वोटर लिस्ट में एनलिस्ट किया है, उन सब की एक बार फिर से जांच जरूर कर लेनी चाहिए, खास करके सीमावर्ती जिलों में जहां पर 1000 बूथ के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि वहां पर फर्जीवाड़े की ज्यादा संभावना है। 2000 बूथ ऐसे हैं, 1000 नहीं 2000 के आसपास ऐसे बूथ हैं वहां पर मैं बता रहा हूं 2208 बूथ ऐसे हैं जहां बीएलओ ने 0 डेड, 0 डुप्लीकेट, 0 शिफ्टेड वोटर बताया। अब ये सवा 2000 बूथ पे। और सुने आगे 7844 बूथ ऐसे हैं जहां पर उन्हें एक भी आदमी अनट्रेसेबल नहीं मिला। हर जगह ऐसा आदमी मिल जाता है, हम घर गए और हमको नहीं मिला, एक भी आदमी अनट्रेसेबल। एक लाइन से बोल रहे, बंगाल पहले से भी साइंटिफिक रिगिंग के लिए कुख्यात है। बोलपुर से जहां से लड़ते थे सोमनाथ चटर्जी जी, वहां पर 99.9% भी वोटिंग हुआ करती थी। तो आज भी वो रुका नहीं है। ये त्रिपाठी जी क्या बोलेंगे इस पर? ये मुमकिन है? संभव नहीं है। और संयोग देखिए कि आज सुबह ही एक फोन आया और उनका कि सिलीगुड़ी से हम कहीं जा रहे थे तो ड्राइवर ने बताया कि ये आप इस तरह से जा नहीं सकते थे क्योंकि पिछले कुछ समय में वहां जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है वो वहां से भाग गए। एक तरफ तो ये खबरें आ रही हैं, अभी प्रतिदिन हम लोग इंडिया टीवी पर भी देख रहे हैं, प्रतिदिन जो रिपोर्ट आ रही है सीमावर्ती इलाकों में लोग खड़े हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं। और बीएलओ जब कहता है कि 2208, अरे ये तो बहुत बड़ा नंबर है, मतलब ये असंभव है। और मुझे लगता है कि जब एसआईआर हो रहा है और ऐसा कोई आंकड़ा आए तो उस पर सेंट्रल ऑब्जर्वर की टीम बनाकर ऐसी जगहों की जांच कराई जानी चाहिए, वरना एसआईआर के बाद भी उसका जो परिणाम होना है वो शून्य आएगा और जिस तरह की धांधली होनी है, जिस तरह की गड़बड़ी होनी है वो की जाए। अभी इस पर जवाब आया नहीं है इलेक्शन कमीशन का। हाँ सर, एक तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, क्या इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट मांगा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जो आप कह रहे हैं इसका एफिडेविट देकर बताइए कि भाई ये सही बात है कि नहीं है? ठीक है, ये दोनों बात। तीसरी बात, यदि पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसा करे, क्योंकि इसमें तो दिख रहा है कि गड़बड़ी है, इसमें मोटे तौर पर दिख रहा है, यदि पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसा कर सकती है तो बिहार की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार क्यों नहीं कर सकती? गड़बड़ी कर सकती है। वहां की शिकायत वहां का अपोजिशन करे, वो आंख खोल के वो तो फिर एफिडेविट मांगते हैं ना, तो इनसे भी मांगे, आप इनसे मांगे। थोड़ा सा फर्क है। नहीं, अगर 2208 या जितना भी नंबर आ रहा है उन स्थानों पर ऐसा है तो ये किसी का आरोप नहीं हो सकता ना। नहीं है तो आरोप ही, आरोप ही तो है। आप इसको समझिए, ये आरोप नहीं हो सकता ना, या तो होगा या नहीं होगा। जब आप कहते हैं कि किसी वोटर लिस्ट में कहीं भी होगा तो आरोप होगा, कहीं भी होगा, ये तो कहीं पर भी सही साबित हो सकता है ना। कि अगर मुझे बताइए क्या पश्चिम बंगाल में, मैं इसका अच्छा मैं क्लियर कर देता हूं। ये हुआ इसलिए है, इनको ये सवाल पूछा जाएगा बीजेपी को कैसे पता। तो ये जो एक हफ्ता एसआईआर की डेडलाइन एक्सटेंड की है चुनाव आयोग ने, उसका जो रीजन दिया था वो रीजन ये था कि हर बूथ पर यही मृत, डुप्लीकेट, फर्जी वोटर का डेटा हम साथ साथ चुनाव की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर कर रहे हैं, उसके लिए हमको एक हफ्ता एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं, मान रहा हूं कि उसी में पता लगा होगा बीजेपी को कि भाई इन्होंने इतने बूथ पे तो कुछ गड़बड़ पाया ही नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है? मैं कह रहा हूं कि सब जगह जांच होनी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस मामले में कोई ये नहीं है कि जांच नहीं होनी चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चुनाव को इसकी एक बार फिर जांच करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रदेश अध्यक्ष इस बात का जिक्र है, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं वो लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई जो बीएलए है वो तृणमूल कांग्रेस के जो स्थानीय जो नेता है उनके दबाव में, सरकार के दबाव में, और हर जगह वहां पर इतना बीएलए जो है तृणमूल कांग्रेस उसका बहुत ज्यादा बीएलओ पर दबाव है। और ये कहा जा रहा है कि बीएलए के साथ जो अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि बीएलओ को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ना है, हमेशा हमारा बीएलओ के साथ रहेगा। तो इतने दबाव में अगर उनके साथ वो है तो क्या उस तरीके से वो मैनिपुलेशन कर रहा है दबाव के अंदर? चुनाव इस बात की जांच करे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी निकल कर आ रहा है कि घुसपैठिया जो हमीरपुर बॉर्डर है 24 परगना, वो बॉर्डर खोल दी गई है। एक मतलब ऊपर हिंदुस्तान के जितने घुसपैठिए वो इस समय बांग्लादेश में हमीरपुर बॉर्डर पे जा रहे हैं और वहां डायरेक्ट बिना रोक टोक के, बिना एंट्री के आप बांग्लादेश जा रहे हो। यहाँ से भारत सरकार जो बीएसएफ है वो आपको कुछ पूछ नहीं रही है, वहाँ बांग्लादेश की बॉर्डर पुलिस कुछ नहीं पूछ रही है। और ये खबर घुसपैठियों में सिर्फ बांग्लादेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में गई है। और ये कहा जा रहा है कि आसाम से, महाराष्ट्र से और तमाम राज्यों से घुसपैठिए बंगाल में हमीरपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं और वहां से बांग्लादेश के अंदर घुस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है कि अगर वहां से घुसपैठिए निकल रहे हैं, बट वैसे ही आ ना जाए जैसे जा रहे हैं। फिलहाल तो जाने के मतलब अभी तो आ नहीं रहे वहां से, लेकिन इस पर जांच करनी चाहिए। नहीं, ये गंभीर मामला है, तो पूरी एक्सरसाइज खटाई में पड़ जाएगी। सर, समय नहीं है, हमारे पास बीएलए भी नहीं है वहां पर। अब पाकिस्तान की रावलपिंडी की जेल में बंद हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। अब वो जिंदा हैं इतनी बात कंफर्म हो गई क्योंकि कल इमरान खान की बहन उज़्मा खान को उनसे जेल में मुलाकात करने दे दी गई।
1 महीने के बाद अब वो बाहर आई तो उन्होंने बताया कि इमरान खान बड़े गुस्से में हैं। पता लगा इमरान गुस्से में है तो उनके समर्थक गुस्से में आ गए। अब 20-25 मिनट की मुलाकात हुई, ऐसा उनकी बहन ने बाहर निकल के बोला। और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो जो फील्ड मार्शल हैं सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उनसे वो बहुत नाराज हैं। और उन्होंने कहा कि उनको अलग थलग रखा जाता है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता, किसी से बात नहीं करने दी जाती, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और इस सब के पीछे आसिम मुनीर है। इतनी बात कल बाहर निकल के इमरान खान की बहन ने बताई, लेकिन उन्होंने कोई बहुत पॉलिटिकल बात नहीं की कि इमरान ने अपने समर्थकों से ये कहा है, इमरान ने अपने नेताओं से ये कहा है, ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की। इतना बताया वहाँ उनकी वो ठीक लग रहे थे, सेहत उनकी ठीक लग रही थी, लेकिन आसिम मुनीर जो हैं वो उनको मेंटली कमज़ोर करना चाहता है और इन्होंने कहा कि ये इतिहास का सबसे जालिम तानाशाह है। तो आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि ये तमाशा चल रहा था हफ्ते भर से कि क्या होगा इमरान खान का, क्या होगा इमरान खान का, तो इमरान खान की खबर आ गई। मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, सेहत तो ठीक है कम से कम इमरान खान की, लेकिन फिर ये तमाशा हुआ क्यों था, क्यों इतना इन्होंने हंगामा करने दिया आसिम मुनीर और उनकी शहबाज सरकार ने? तो इसका अब कुछ खुलासा जाके किया। जब ये मुलाकात हो गई उसके बाद शहबाज सरकार के एडवाइजर राना सनाउल्लाह ने इन्होंने कहा कि इमरान खान जेल के अंदर से देश विरोधी गतिविधियां चलाते हैं, बाहर अंदर उनसे जो मुलाकात के लिए जाता है उनके जरिए पॉलिटिकल मैसेज बाहर देते हैं, और इसकी वजह से हमने इनकी मुलाकातों पर रोक लगाई थी, और अगर आगे ये ऐसा दोबारा करेंगे तो इनकी मीटिंग्स फिर से बंद कर देंगे। फिर इसी वक्त क्यों मीटिंग बंद हुई? तो उन्होंने एक डेट का जिक्र किया, 26 नवंबर, कि 26 नवंबर को पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, बहुत खून खराबा पाकिस्तान में हुआ था, और चूंकि 26 नवंबर की वो आ रही थी, सालगिरह आ रही थी, अगला 26 नवंबर आ गया था, तो हमें ये खदशा था कि फिर से ऐसा कुछ हंगामा ना हो जाए इमरान खान की किसी बात पर, तो इसीलिए हमने कहा कि इस दौरान इनकी मुलाकात ना कराई जाए तो अच्छा है। लेकिन इन्होंने तो बताया, बहन ने निकल के 20-25 मिनट की मुलाकात हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 20-25 मिनट नहीं, 1 घंटा मुलाकात हुई, और केवल बहन और भाई की मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान की उनकी पत्नी बुशरा बीबी से भी मुलाकात हमने कराई, और तीनों लोग बैठ के 1 घंटे तक गप्पे मारते रहे जेल के अंदर। कितने उदार दिल लोग हैं ये, कितने रहम करने वाले लोग हैं कि बीवी को मिलवा दिया, बहन को मिलवा दिया इमरान खान से। लेकिन ये जो दुनिया भर में जग हंसाई कराई इन्होंने, तो खुद अपनी बदौलत करवाई। सर बिल्कुल करवाई ये, लेकिन हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि वो इमरान खान को कुछ ऐसा नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगाएंगे, और ये तो सरकारों का तरीका होता है मेंटल टॉर्चर किया जाए, क्योंकि मेंटल टॉर्चर को कोई आप ऐसे तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते। यदि फिजिकल कोई टॉर्चर किया जाएगा तो वो दिखाई देता है। ये सारी कोशिश होती है, अकेले रखना अपने आप में बड़ा मेंटल टॉर्चर है। और सरकार 26 नवंबर का भी हमने जिक्र किया था, उस दिन हम लोग 26 नवंबर को भी चर्चा कर रहे थे कि पिछले साल जिस तरह से हुआ था, सरकार शायद उसको ध्यान में रख के कर रही हो। और जो उज़मा जी ने जो बोल रही हैं, मुझे लगता है कि वो अभी सरकार की तरफ से होगा आदेश कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। ये प्रेशर में थी, ये शर्त थी सरकार की। शर्त थी तो, लेकिन वो बाद में जब भी 2-4 दिन 15 दिन में जो भी होगा वो उस पर काम करेंगी सरकार, और सरकार को भी लगा कि बहुत प्रेशर हो गया है तो उसको डिफ्यूज करने के लिए, क्योंकि सड़कों पर जब लोग आ जाते हैं, बार बार हम यही बात करते हैं कि जब आवाम सड़कों पर आ जाए तो फिर कोई तानाशाह, कोई सरकार जो है ना उस तरह से नहीं रहती। उसकी वजह से उन्होंने एक प्रेशर डिफ्यूज करने के लिए इस एक्सरसाइज को कर लिया, और अभी तो बहुत सारे प्रेशर उन पर है। वो अभी उसकी बात मैं आपको बताता हूँ, वो नोटिफिकेशन का जो है आखिर क्या हुआ। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद ही नहीं पहुंचे अभी तक लंदन से, वो लाहौर गए, भाई से बातें कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उसकी बात अभी 1 मिनट में करते हैं। आप कुछ बोल रहे थे सर इस पर? मैं कह रहा था कि बुशरा बीवी से यदि मुलाकात हुई तो बुशरा बीवी का कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है? नहीं, बुशरा बीबी तो जेल में ही है ना। नहीं, वहां से भी तो कोई स्टेटमेंट वही कह रहे हैं ना कि इनके ऊपर इनको कंडीशनल मिलाया गया था कि आप कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगी। उज़मा ये तो कह सकती थी कि साथ में वहां पर बुशरा बीवी भी थी, जो वे कह रहे हैं कि 3 लोग वहां पर मिले थे, तो इतनी बात तो कहीं ही जा सकती थी कि साथ में बुशरा बीवी भी थी, वो जेल में बंद थी, लेकिन उनकी भी उनसे मुलाकात कराई गई है। देखिए, यदि पीटीआई के कार्यकर्ता यदि सड़कों पर नहीं कंटिन्यू करते हैं
तो एक ढंग से मान लीजिए कि ये फिर मूवमेंट फिजल आउट कर जाएगा। और यदि वो कंटिन्यू करते हैं, संघर्ष को आगे ले जाते हैं, तभी उनकी मुक्ति का कोई रास्ता निकल सकता है। नहीं तो एक होता है ना कि आप मूवमेंट को आप बहुत हाइप करके ले गए हैं जी, और जिस डिमांड को आप कर दे उसको हमने एकाएक पूरा कर दिया, और नतीजा ये है कि पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वहीं पर कोलैप्स कर जाएगा। यदि इनके स्ट्रेटजिस्ट, यदि उनके दिमाग में ये बात है कि हाँ हमको आगे लड़ाई ले जानी है, तब वो तो सड़कों पर जमे रहते हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि वो अभी भी सड़कों पर जमे हैं या नहीं है, और जमे हैं तो कितनी तादाद में जमे हैं। क्या उनके पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई है? क्या उन्होंने आगे का रास्ता तय किया है कि सरकार, जैसे उन्होंने कल कहा था कि जब तक हम इमरान खान को बाहर नहीं निकालेंगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, तो क्या इस बात पर वो कायम है या वहां से नहीं? कल से तो ऐसा कोई वहां से खबर नहीं आई कि ये लोग जो हैं अभी इमरान को जेल से बाहर निकालने के लिए कोई और एजिटेशन या आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये मुलाकात हो गई, इसके बाद अलावा वहां से सब शांति की खबर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ शांति नहीं है। आसिम मुनीर CDF बन गया, फील्ड मार्शल है, लेकिन कागज पर नहीं है, क्योंकि कागज निकाला ही नहीं शहबाज सरकार ने। अब मैं वहां पर फिर कुछ और लोगों को सुन रहा था मैं, अब ये बात लगभग कंफर्म है, क्योंकि इसको दोनों तरफ के लोग कह रहे हैं। मतलब इमरान खान की साइड के लोग भी कह रहे हैं, नवाज शरीफ की साइड के लोग भी कह रहे हैं। ऑब्वियसली आर्मी की तरफ से तो कोई बोलेगा नहीं। तो वो दोनों पक्ष के लोगों का ये मानना है कि ये बेसिकली यहाँ स्टैंड लिया है नवाज शरीफ ने, और नवाज शरीफ ने अपने भाई से कहा कि तुम प्रेशर नहीं ले सकते तो तुम विदेश चले जाओ, तुम बाहर जाओ, मैं हैंडल करूंगा इसको। और शहबाज शरीफ को भेजा गया पहले बहरीन, फिर वहां से लंदन, और उसके बाद नवाज शरीफ ने यहाँ पीछे से बातचीत शुरू करी आसिम मुनीर से, और उनके सामने वही जो बातें हमने आपको बताई थी वो लगभग अब क्लियर हो रही हैं। कहा कि भाई आप डिक्टेट नहीं करेंगे, और ये ना समझें कि हम जो हैं बिल्कुल आपके रहमो करम पर हैं। हम हैं तो आप हैं तो हम हैं। ये दोनों जो है एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं, क्योंकि दोनों को खतरा एक ही आदमी से है, इमरान खान से। नवाज शरीफ अब खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ये कई लोग कह रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि वो ये चाहते हैं कि सरकार में मंत्री हम ही अपॉइंट करेंगे, सरकार हमारी मर्जी से चलेगी। और दूसरा, ये जो खासकर 2 आर्मी की पोस्ट अभी भरनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइस चीफ जो बाद में आगे जाके आर्मी चीफ बनेगा, और दूसरा जो न्यूक्लियर कमांड का कमांडर होगा। ये दोनों लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के 4 स्टार अफसर होंगे। ये भी वो कह रहे हैं कि ये आप एक तरफा अपॉइंट नहीं करेंगे, इसमें हमारी मर्जी चलेगी। अच्छा, वो जो इन्होंने संविधान संशोधन किया है उसमें क्लॉज है कि ये अपॉइंटमेंट्स होंगी एंड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो वो कह रहे हैं कि ये फिर इन लेटर एंड स्पिरिट ऐसा होगा कि हमारी एडवाइस पर ये अपॉइंटमेंट होगी। ऑब्वियसली हम आपकी सहमति लेंगे, लेकिन ये आपकी एक तरफा राय इसके अंदर नहीं चलेगी। तो गवर्नमेंट और 2 आर्मी की क्रूशियल पोस्ट, ये नवाज शरीफ ने इस पर एक स्टैंड लिया है कि ये अब आपके धक्के से हम नहीं करेंगे। देखिए, नवाज शरीफ ने स्टैंड जरूर ले लिया, और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ से कहा कि विदेश घुमाओ। प्रधानमंत्री देश का, भाई कब तक बाहर बैठेगा? दूसरे देश के लोग भी कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ क्यों बैठे, जाओ अपने देश में काम करो। हर बार कटोरा लेके आते हो, इस बार क्या घूमने के लिए बुलाया है क्या आपको? तो लौटा तो उनको पाकिस्तान पड़ेगा ही। और शहबाज शरीफ अगर ये कहते हैं कि भाई हमारे बीच में ये अंडरस्टैंडिंग होगी, तो अब ये है कि भाई अब आसिम मुनीर को सोचना है कि वो शहबाज शरीफ को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना महत्व देते हैं, उनकी बातों को कितना सीरियसली लेते हैं। क्या शहबाज शरीफ इस स्टेज में है कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अभी चुनाव को लड़ नहीं सकते, अभी वो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते? तो क्या उनमें इतनी ताकत है, या राजनीतिक रूप से उनके पास इतनी ताकत है कि वो शहबाज शरीफ के माध्यम से आसिम मुनीर को दबाव डाल सके कि भाई जो हमारी मांगे आप उसे पूरी कीजिए, उसके बाद हम जो आपका ऑर्डर निकालना है वो ऑर्डर निकालेंगे? बड़ा 80% काम तो मुनीर साहब का हो गया ना। 27 संविधान संशोधन हो गया है, जो बहुत बड़ी एक बाधा थी। आप जो कह रहे हैं वो सच है, तभी तो हैरानी है कि बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करा लिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं निकाल पा रहे। मुनीर को पता है कि भाई संविधान संशोधन हो गया है, अब इनके हाथ में बहुत ज्यादा नहीं है। 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, आप कितने दिन सर जो भी, लेकिन इसमें किसकी एम्बैरेसमेंट हो रही है? आसिम मुनीर की। फजीयत किसकी हो रही है? वहां के आर्मी कमांडर की हो रही है। सर उसके लिए तो ये रोज अपने देश के सामने बेइज्जती की बात है ना। नहीं, ये बहुत ज़्यादा हरासमेंट भी होना चाहिए, बेइज्जती की बात है आसिम मुनीर के लिए। और जिसको हम समझ रहे हैं कि वो पूरे अकेले ही सम्राट हैं पाकिस्तान के, या वो सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, उनके लिए कि वो एक नोटिफिकेशन के लिए इंतजार करते रहे। कायदे से तो इस समय वो भी नहीं है, आर्मी चीफ भी नहीं है, कुछ नहीं है इस समय, तो आर्मी चीफ भी वो नहीं है। तो वो नवाज शरीफ की ये टैक्टिसिज्म से है कि इस तरह से थोड़ा सा आप मान सकते हैं नवाज शरीफ कर सकता है सर? नवाज शरीफ कर सकते हैं, नवाज शरीफ ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारी जगह होता है, जैसे बहुत सारी पार्टियों में अध्यक्ष कोई होता है, फैसला कोई और करता है, ऐसे नवाज शरीफ भी प्रधानमंत्री कोई और है, ऐसा होता है ना कई जगहों पर। तो ऐसा ही नवाज शरीफ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई और है,
फैसले वो कर रहे हैं, तो वो ताकत उनके पास है। और वो इमरान के अलावा नवाज शरीफ भी पाकिस्तान के नेता है, तो वो उस तरह से और प्रेशर भी आता है। शहबाज शरीफ को उस तरह की पॉलिटिक्स शायद नहीं आती है समझ में। नहीं तो ऐसा हो सकता है क्या कि प्रधानमंत्री की बजाय आर्मी चीफ ट्रंप साहब से मिले। भाई मुस्लिम लीग के नेता तो पार्टी के नेता तो नमाजी है। सर एक लाइन जोड़ दूं, सर आसिफ मुनीर को कोई जल्दी नहीं। अगर कोर कमांडर की बैठक ली उसने, वो अपना काम कर रहा है आराम से। वो ऐसा नहीं कि घर बैठा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है कि ऑर्डर आएगा तो मैं काम करूंगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि उसको कुर्सी से उतर जाएगा। ह्यूमिलिएशन की बात, बेइज्जती हो रही है इतने पावरफुल आदमी की देश में अपने। इसका कंसिक्वेंस देखिए कि आने वाले दिनों में ये नवाज शरीफ और शरीफ ब्रदर के लिए काल साबित हो सकते हैं। जिसको आपने इतना ह्यूमिलिएट किया है वो सत्ता से उतारने में उसको सर उनका कैलकुलेशन या मजबूरी जो उनको इस ओर पुश कर रही है कि वर्दीधारी की तो उम्र लिमिटेड है ना, एक ना एक दिन जाएगा। इनका तो खानदान पड़ा है, इन्होंने तो सारी जिंदगी, इसके बाद अगली पीढ़ी ने भी राजनीति करनी है। तो ये इतना ये पूरी तरीके से दबाव में आकर के बिछ नहीं जाना चाहते, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। बट लेट्स सी। अब दो खबरें छोटी छोटी पाकिस्तान की और फिर त्रिपाठी जी में आ रहा हूं आपके पास। पाकिस्तान पर बलोच लिबरेशन फ्रंट ने कल एक जबरदस्त हमला किया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान के सैनिकों की मौत का सिलसिला जारी है। अभी इनके होम मिनिस्टर ने कहा था कि 4000 लोग मारे जा चुके हैं पिछले 4 साल में, जब से तालिबान आया है सत्ता में। अब बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर के मुख्यालय पर कल एक सुसाइड हमला हुआ और इसने एक बार फिर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी प्रणाली है उस पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन फ्रंट ने लेते हुए एक महिला आत्मघाती हमलावर की तस्वीर जारी की है, जिसे आप देख रहे हैं। बीएलएफ के मुताबिक इसका नाम जो है जरीना रफीक उर्फ तारंग माहो है और इसने एफसी के मुख्य द्वार पर जाकर के खुद को एक सुसाइड बॉम्बिंग में उड़ा लिया। जिस परिसर को निशाना बनाया वो चीन समर्थित तांबा और सोने की खनिज परियोजनाओं का केंद्र था। खासतौर पर जो एक रेकोटेक और सेंदक नाम की परियोजनाएं वहां चलती हैं और इन्होंने अभी चेतावनी जारी की थी कि कोई भी विदेशी कंपनी या कोई देश अगर इन परियोजनाओं में हाथ डालेगा, मतलब बलूचिस्तान के मिनरल्स को छेड़छाड़ करेगा, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो बाकी देश भी अपने अपने लोगों के खुद जिम्मेदार रहें। इसमें 6 पाकिस्तानी जवानों की जो है मौत होने की खबर हमें मिल रही है। और पाकिस्तान के लिए दूसरी परेशानी की खबर आई बांग्लादेश से, वो खबर भी दिखा दीजिए। बांग्लादेश में 3 नकाबपोश लोगों ने एक वीडियो जारी किया। तीनों के पास असॉल्ट राइफल दिखाई दे रही हैं और इन्होंने धमकी दी है पाकिस्तान को। इन्होंने कहा कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रही है पाकिस्तान की सेना, तो वो इससे बाज आए। ये जो टीटीपी वाले हैं ये हमारे भाई हैं और हम भी मुजाहिदीन हैं, ये हम बंगाली मुजाहिदीन हैं। तो ये वहां से धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान की सेना को। तो मतलब वो पाले तो सांप हैं, अब वो सांप खुद को डस रहा है। अब इस बार बांग्लादेश में वो एक तैयार हो गया है। तो ये आप सोचिए कि ये इस किस्म के एलिमेंट जो हैं कब किसको काटने को दौड़ पड़े कोई नहीं जानता है। त्रिपाठी जी नहीं, अच्छा है, काटने वाले हैं तो काटेंगे ही और काटना चाहिए उनको, क्योंकि अगर वो उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। और बांग्लादेश के फ्रंट पर कई बार लगता है कि जिसको हम बार बार ये समझते रहे और अभी भी ये मानते हैं कि वो एक अच्छा काम हुआ, लेकिन क्या बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता तो और ज़्यादा संघर्ष नहीं हो रहा होता? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब उसमें क्या है कि चूंकि ऐसी एक उन दोनों की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो अलग अलग वैसे भी थे, मतलब कितना भी आप कह लें, लेकिन वो एक तरफ है वो दूसरी तरफ है। अब बांग्लादेश के भीतर एक बड़ा वर्ग है जो एक तो लड़ाई लड़ता है कि उसको शेख हसीना के समर्थक हैं, उनकी पार्टी वाले हैं। दूसरा एक वर्ग है जो अब वहां जैसा पीओजेके में था वैसा बांग्लादेश के कई हिस्सों में बाकायदा इस तरह के जो अपने आप को मुजाहिद कहते हैं या जो कहते हैं, आजकल तो हमारे यहाँ भी मौलाना लोग थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं, वो भी पता नहीं क्या क्या उसी तरह की बात बोल रहे हैं, वो अब इस तरह का काम कर रहे हैं। और अगर इस तरह की राइफल लेके इस तरह के हथियारों के साथ अब वो वीडियो जारी कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि विद इन बांग्लादेश ऐसी चुनौतियां और बड़ी होने वाली हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी है, हमारे लिए इसलिए क्योंकि हमारा पड़ोसी है। अब एक बात जरूर मैं कहूंगा और मुझे थोड़ा सा ये चिंता की बात लगी, जिसको प्रोफेसर साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया। इमरान खान के समर्थक लगता है अवसर चूक गए। और मैंने कल भी कहा था, उससे पहले भी कहा था कि देखिए अराजकता जब चरम पर होती है तब कोई रास्ता निकल सकता है। एक बार सेटल हो गया ना तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ये जो मिलकर आए हैं और उसमें मुझे लगता है कि उनकी बहनों ने जो लीडरशिप दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पाई।
ये उजमा खान या सलीमा खान, जो नाम है उनकी दिखा दी बहनों का, तस्वीरें। उनको जो लीडरशिप दिखानी थी, क्योंकि ये वो अवसर था जिस वक्त आसिम मुनीर और शरीफ ब्रदर्स, इनके बीच में रस्साकशी चल रही है। कोई कमांड देने वाला नहीं, कोई क्लियर कट मैंडेट नहीं, ना पॉलिटिकल ना आर्मी का। ऐसे समय में सबसे बेहतर तरीका था इमरान खान के समर्थकों के पास, यानी पीटीआई के पास, कि उनके समर्थक सड़कों पर उतरते, जगह जगह वो स्थितियां बनती और वो कहते कि हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। वो यहां तक नहीं पहुंचा पाए। इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। ये वो तस्वीर है, वो जो बांग्लादेश में तालिबान के समर्थकों ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि उनसे मत भिड़ो। আমরা সবর করব, কিন্তু আমাদের সবরের ধৈর্য যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা ইনশাআল্লাহ এর ব্যাপারে কথা বলবো। এবং আমরা বলতে চাই, তেহরিকে তালিবান পাকিস্তানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাকিস্তানে ইসলামী শরিয়া প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহি আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য পাকিস্তানে পূর্ণ শরিয়া প্রতিষ্ঠা করা। আমরা কোনো ক্ষমতা ये बांग्लादेश में पैदा हो गए पाकिस्तान के दुश्मन, तालिबान के हिमायती, वो उसकी तस्वीर है, ये आपको मैंने दिखाई। अब बात करते हैं कल से जो एक बहुत बड़ी खबर होगी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा। अब जो ये लड़ाई चल रही है यूक्रेन की जंग के बीच, पुतिन का ये दौरा हर मायने में बहुत अहम है। अमेरिका ने इनको यूरोप ने इनको वॉर क्रिमिनल घोषित किया हुआ है। अब ये बड़ा सिलेक्टिवली ट्रैवल करते हैं पुतिन, ज़्यादातर अब देश के बाहर निकलते नहीं हैं। अब दिल्ली आ रहे हैं। अब दुनिया की नज़र पुतिन के इस दौरे पर होगी। पुतिन इस दौरे से ठीक पहले भारत को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट आया, वो मैं आपको बताऊं। पुतिन कहाँ गए थे इससे पहले? ये गए थे G20 समिट में, चाइना G20 का था ना, चाइना तियानजिन में। या ये उसके अलावा बात करें, एक देश और है वहाँ गए थे, और अब ये जो हैं वो भारत आए। तो ये बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, किसी बड़े मुल्क में जा रहे हैं, यही अपने आप में बड़ी खबर है। पिछले साल भी नहीं आए थे। इसको ऐसे समझना चाहिए, अलास्का के बाद अलास्का, मैं वही बोल रहा था, अलास्का गए ट्रंप से मिलने, शी जिनपिंग की बुलावे पर चाइना गए, और फिर यहां आ रहे हैं भारत। अब इनके जो प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने पत्रकारों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरे को लेकर के, और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा भारत और रूस की दोस्ती नो लिमिट्स कैटेगरी में आती है, नो लिमिट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने फिर, चले ये भी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज हम मान लेते केवल, लेकिन फिर उन्होंने उसमें उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि हमारी जैसी रिलेशनशिप चाइना के साथ है, नो लिमिट्स, वैसी रिलेशनशिप हम भारत के साथ अपेक्षा करते हैं, और इसमें भारत जहां तक चलने को तैयार है, हम तैयार हैं। मतलब नो होल्ड्स बार्ड, जहां तक आप हमारे साथ दोस्ताना संबंध रख सकते हो, जो देश एक दूसरे के साथ जिस भी स्तर पर कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम सब करने के लिए तैयार हैं, बस इसमें भारत आगे लीड ले। Very, very high level of cooperation with China in various fields, like with India. And yes, it's our readiness to enhance, to develop our cooperation with China is in various fields without no limits. But the same stand we have with India. We are ready to go as far as India is ready. And we are ready to develop our cooperation in every possible field as far as India is ready. अब जब इन्होंने चाइना का नाम लिया, तो चाइना और रूस की कोऑपरेशन का स्तर क्या है, इसको आप थोड़ा समझिए। सारी जो जंग लड़ रहा है रूस यूक्रेन के साथ, उसका तो कोई संगी साथी है नहीं। हम पर भी इल्जाम यह है कि हम उसको वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं तेल खरीद करके। हमने तेल खरीदा कर दिया बहुत कम, 3 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर है हमारा रूस से तेल खरीद का आंकड़ा। इसके अलावा चाइना सारी फंडिंग उनको करता है, दावा होता है, करते हैं कि हथियार भी जो है इनकी, वैसे अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन चीन उसमें हर मुमकिन मदद करता है। अभी एक फैसला रूस ने लिया, रूस ने पूरे चीन के लिए, चीन के हर नागरिक के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी रूस के अंदर। चीन का कोई भी नागरिक अब बस जहाज पकड़ के सीधा रूस पहुंच सकता है उनके किसी भी शहर में। और इसका असर क्या हुआ, चीन के और रूस के दोनों के एयरलाइंस में बम्पर बुकिंग होना शुरू हो गई, होटल्स में धड़ाधड़ बुकिंग शुरू हो गई। बोला ऑफ सीजन है वैसे तो ये, लेकिन जबरदस्त टूरिस्ट का आना जाना शुरू हो गया है। तो ये कदम उठाया है अभी रूस ने चीन के लोगों के लिए। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हम उसी स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। प्रोफेसर साहब देखिए, बहुत दिनों से बात चल रही थी कि यदि जो ये सदी है 21वीं सदी, यदि एशिया की सदी होनी चाहिए, उसमें चाइना, रसिया, इंडिया और ईरान,
यदि एक साथ आ जाते हैं तो पूरी दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें पावर बैलेंस बदल जाएगा। लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। देखिए, रूस के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। आप देखेंगे कि कोविड से पहले हमारा $10 बिलियन का उनके साथ ये था जी ट्रेड था। वो आज के दिन में $70 बिलियन तक पहुंच गया है। तो रिश्ते तो बड़े हैं, जिसमें तेल जो है वो पहले बहुत कम उसका हिस्सा था, लेकिन आज के दिन में बहुत है। मेजर कंपोनेंट हुई है। जो सैन्य वाला है, सैन्य जो है वो 72% के आसपास जो है वो भारत का उस पर डिपेंडेंट था। आज के दिन में वो 36% पर आ गया है, यानी कि लगभग आधा उससे ये हुआ, क्योंकि हमने डाइवर्सिफाई किया है यूरोप वगैरह से। लेकिन इस रिश्ते को बड़े करीबी से यूरोप भी देख रहा होगा और अमेरिका भी देख रहा होगा। एशिया पैसिफिक में यदि वाकई इंडिया को भी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पूरा करना है और अमेरिका भी कोई करना है, तो दोनों को साथ आना भी जरूरी है। अच्छा, और यूरोप में एंट्री के लिए ये बहुत जरूरी है। यूरोप में आपका एक बहुत अच्छा साझेदार है ब्रिटेन के साथ और जर्मनी के साथ। आप फ्री ट्रेड, फ्रांस जो इनके दुश्मन है, जो इनके दुश्मन है। अच्छा, ये वो कभी नहीं चाहते कि इनके साथ कौन आ रहा है दौरे में, आपको बताऊं। इनके रक्षा सचिव आ रहे हैं भारत के दौरे पे साथ में। इनके सबसे बड़े बैंक का सबसे बड़ा अफसर आ रहा है, और इनकी 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियां जिनको प्रतिबंधित कर दिया है अमेरिका ने, उनके अधिकारी आ रहे हैं। ये हमसे चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदें, हम इनसे मिसाइलें खरीदें, और हम इनका लड़ाकू जहाज Su-57 भी खरीदें। भारत का हम चाहते हैं कि ये बाकी चीजें तो हम होंगी ही, हम आपसे तेल तो उतना अब नहीं खरीद पाएंगे जितना पहले खरीदते थे। हम आपकी मिसाइलें खरीदना चाहते हैं, आपसे S-400 S-500 सिस्टम खरीदना चाहते हैं, और इसके अलावा हम आपका Su-57 जेट, उसमें भी हम इंटरेस्टेड हैं, लेकिन पूरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। अब हमारे साथ मिलके बनाओगे तो हम आपका जहाज खरीदेंगे। ये लगभग भारत का स्टैंड इसमें। हाँ, मोटे तौर पर उसमें थोड़ा सा, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, बहुत अच्छे से उस बात को समझा। एक बड़ा बदलाव ये भी हुआ ना कि हमारे यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बढ़ गए, और यूएस का दबाव इंडो रशिया रिलेशनशिप पे पड़ रहा है। जो आपने देखा ही है कि हम लोग रोज़ चर्चा करते हैं कि तेल को लेकर जो सबसे बड़ा बिजनेस उनका है, करीब करीब $63 बिलियन का वो है इस समय, तो वो लगातार कम हो रहा है, जो 70% से 36% पर आ गया। तो हमें एक फाइन बैलेंस दोनों के बीच में रखना है। ये तो भारत का रूस के साथ रिश्ता तो हमेशा ही रहा है, लंबे समय से। वो हम उसको सबसे लंबे समय का दोस्त मानते हैं। मतलब मेरे ख्याल से 50 साल से तो ये एक लंबा रिश्ता, दोस्ती हमारी चलती रही है, नेहरू के मृत्यु के पश्चात। हाँ, तो उसको लेकर कितना आगे बढ़ पाएंगे ये है। और रूस और चीन के जो रिश्ते हैं, रूस और भारत के रिश्ते, वो तो नहीं हो सकते, उस हद तक नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे साथ यूएस का भी एक बैगेज है, तो और उसको हम छोड़ नहीं सकते। अभी जिस तरह की हम मल्टी अलाइन पॉलिसी में भी चल रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा मुझे लगता है इस यात्रा में ये बायलैटरल रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, ऑयल के साथ साथ जो प्रधानमंत्री के पास, भारत के पास जो सबसे बड़ा मौका है वो ये है कि रूस और प्रधानमंत्री, मतलब पुतिन और प्रधानमंत्री की मुलाकात क्या वो काम कर सकती है जो ट्रंप साहब नहीं कर पाए। अच्छा, यूक्रेन को लेकर। ठीक है। रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करने की कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी पहल करते हुए अपने दामाद जैरेड कुशनर और अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को कल मॉस्को में पुतिन से मुलाकात के लिए भेजा था। ये मुलाकात हो गई। ये बैठक फ्लोरिडा से लेकर जिनीवा और आबू धाबी तक कई दिनों की कूटनीति के बाद तय हुई थी। वॉशिंगटन की तरफ से कहा गया कि वो यूरोप के सबसे खून खराबे वाले संघर्ष को खत्म करने के लिए बहुत आशावादी है, लेकिन यूक्रेन और उसके यूरोपीय साझेदार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि स्टीव विटकॉफ, जिन पर पहले भी रूस के करीब होने का और उन्हीं का बढ़ा हुआ मसौदा शांति वार्ता के मसौदा के तौर पर आगे बढ़ाने का आरोप लगता है, कहीं ये फिर मॉस्को की तरफ ना झुक जाएं। हालांकि पुतिन का नजरिया बिल्कुल साफ है, अब तो वो सीधे यूरोप को धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर यूरोप ये चाहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं जंग करूं यूरोप के देशों से, लेकिन अगर यूरोप ऐसा चाहता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अब यूरोप को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सुनिए, मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं, क्योंकि कल बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है पुतिन साहब ने। ये स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, 2 लोग दामाद और दोस्त ट्रंप के, आए इनसे मुलाकात करने के लिए। तो ये जो आप अभी बयान सुन रहे थे, ये इस मीटिंग से पहले का है। जो आप सफेद गोलमेज वाली टेबल देख रहे थे, वो मीटिंग बाद में हुई। तो जब वो लोग आ गए तो पुतिन ने उनको, पहले कहा जाता है 3 घंटे इंतजार करवाया। ये उस जगह वेन्यू पे ही नहीं थे जब वो लोग पहुंचे, और ये किसी वहां से कई मील दूर किसी दूसरी जगह पर कोई भाषण दे रहे थे।
वहां से ये उनको इंतजार कराने के बाद वापस आए और इस बीच में वो लोग टहलने निकल गए। उसकी भी तस्वीरें हैं हमारे पास, वो दिखा सकते हैं आप। वो दोनों लोग जो अमेरिका से आए थे, इन्होंने इतना इंतजार कराया कि वो बाहर निकल गए थोड़ा, बोले कि शहर बड़ा खूबसूरत है, शहर देख के आते हैं, तो वो थोड़ा शहर देखने के लिए निकल गए। फिर आए साहब ये, फिर 5 घंटा इनके साथ मीटिंग की और इससे पहले वो यूरोप को धमकी दे चुके थे कि जंग करनी है तो कर लो। इस माहौल के अंदर ये अमेरिका के दोनों लोगों से इन्होंने मुलाकात की। तो जाहिर है कि यूरोप भी देख रहा था इसको, ज़ेलेंस्की तो देख ही रहे थे कि इस मुलाकात के बाद क्या होगा। अब इनसे पुतिन साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी पूछा गया कि ये बताइए कि ये आप और अमेरिका ही सब कुछ तय कर रहे हैं, इसमें ना ज़ेलेंस्की कहीं दिखता है हमको, ना यूरोप के बाकी देश दिखाई देते हैं, जंग तो यूरोप में हो रही है। तो इनका जवाब सुनिए उस पर क्या था। इनका जवाब ये था कि देखिए साहब, यूरोप जो है वो तो जंग रुकवाना ही नहीं चाहता, वो तो जंग चाहता है, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन एक ही है कि वो यूक्रेन को उकसा रहा है कि तू लड़ता रहे, तू लड़ता रहे। ट्रंप शांति चाहते हैं, लेकिन ये ट्रंप ने जो पीस प्लान दिया है, यूरोप उसको भी गंभीरता से नहीं ले रहा। हम उसके कुछ पॉइंट्स पर सहमत हैं, कुछ पर नहीं सहमत हैं, लेकिन इनका कहना यह था कि अगर यूरोप को इस सब में बीच में आना है तो उसको आसमान छोड़कर, वो भी 7वें आसमान पे है, आसमान छोड़कर जमीन पे आना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर ये बातें हो रही हैं। ये इनका ट्रांसलेशन इनकी बात का, कि पृथ्वी पर आकर बात करें ना मुझसे, तब हम बात करेंगे कि पीस डील में यूरोप का क्या रोल है। तो अब इसके बाद जो इनके मुख्य प्रवक्ता वो थे, इनके जो सलाहकार हैं यूक्रेन को लेकर के, यूरी उनका कुछ नाम है, यूरी उशाको, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, अभी हम किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंचे हैं। इतना हुआ है, हमें 28 पॉइंट का एक मसौदा ट्रंप ने पहले दिया था, आज हमको 4 दस्तावेज और दे दिए गए, लेकिन वो 4 दस्तावेज क्या हैं ये उन्होंने नहीं बताया। तो ये इन्होंने बोला कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है, हमको 4 दस्तावेज और दे दिए हैं। अब जब तक हम किसी एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं पहुंच जाते तो हमारी अभी ट्रंप से मुलाकात, मतलब पुतिन और ट्रंप की बातचीत की भी अभी उन्होंने कोई संभावना नहीं बताई, ये उनसे पूछा गया था। मतलब ये कह रहे हैं ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अब ज़ेलेंस्की का भी रिएक्शन लगे हाथ देख लीजिए, फिर चलते हैं मेहमानों के पास। ज़ेलेंस्की साहब ये देख रहे थे और उन्होंने पहले 3 ट्वीट किए उन्होंने लगातार। पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम मॉस्को से आने वाले सिग्नल का बड़ा ध्यान देकर इंतजार कर रहे हैं, जैसा सिग्नल होगा हम वैसा कदम उठाएंगे। कई बार सिग्नल शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया उसमें। फिर उन्होंने ये कहा कि फिर इसके बाद हम ट्रंप के सिग्नल का इंतजार करेंगे और उनके पहले सिग्नल पर मैं उनसे मुलाकात करने के लिए चला जाऊंगा। ये ज़ेलेंस्की लिख रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या सिग्नल मिला। फिर उसके बाद उन्होंने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि हमको हमारे को लेकर कोई फैसला मेरी पीठ पीछे ना करें, जो फैसला हो उसमें यूरोप भी और यूक्रेन तो होगा ही होगा, उसमें एक पक्ष, हमारे पीठ पीछे कोई खेल ना खेले जाए, नो गेम्स, ये शब्द उन्होंने जो है इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने यूरोप के लिए लिखा है कि इसमें यूरोप भी एक पक्ष है, तो यूरोप को भी भरोसे में लिए बगैर कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप इनका साथ छोड़ चुके हैं, लगभग नहीं पूरा छोड़ चुके हैं। इनके पीछे अगर कोई खड़ा है तो यूरोप के 3-4 मजबूत देश, जिसमें फ्रांस सबसे आगे, ब्रिटेन है और जर्मनी है। इन 3 देशों ने ज़ेलेंस्की को अभी तक खड़ा कर रखा है, नहीं तो ज़ेलेंस्की अब शायद अपने देश में भी नेता ना रह जाए, उनकी ऐसी हालत कर दी गई। त्रिपाठी जी देखिए, एक तो एक कि ज़ेलेंस्की साहब को समझना पड़ेगा कि जो मध्यस्थता होती है, समझौते होते हैं, वो किसी एक सिग्नल, एक तरह का सिग्नल हो तो किसी स्टेशन पर होते हैं। अलग अलग सिग्नल मिलेंगे और अलग अलग दिशा में ट्रेन जाती रहेगी तो कोई समझौता नहीं होता है। जो होता हुआ दिख रहा है, यूरोप के देश उसमें सहभागी हों, उनकी चर्चा हो जाए, ये अलग विषय है, लेकिन यूरोप का कोई स्टेक नहीं है। किसमें नहीं है? पीस प्रोसेस में नहीं है। आप लड़ाने में उनका खूब स्टेक है, कारोबार के लिहाज से उनका खूब स्टेक है, पुतिन को कट्टू साइज करने की कोशिश में उनका खूब स्टेक है, लेकिन वो उस पर हार मान चुके हैं। एक तरह से कहें कि वो अब उस जगह पर खड़े नहीं। कर कौन सकता है? ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप को पता है कि पुतिन ने जो डिप्लोमेटिक मूव्स होते हैं उसमें ट्रंप को बुरी तरह से हरा दिया। शुरू में लग रहा था कि ट्रंप का अपर हैंड है, ट्रंप ने किस तरह से धमकी दी, किस तरह से समझाया, फिर अलास्का में मीटिंग कर दी, अपनी कोशिश उन्होंने की, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी वहां पुतिन की बहुत हावी थी। तो मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की को ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि भैया तुम ट्वीट चाहे जो करो, लेकिन किसी तरह से शांति समझौता हो जाए और तुम्हारे रहते शांति समझौता हो जाए, बस ये चिंता होनी चाहिए। वरना पुतिन और ट्रंप ये यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन करा के भी शांति समझौता करा सकते हैं। ये भी आपकी बात मुझे तो ठीक लग रही है कि हो तो वही रहा है जो पुतिन चाहते हैं हर जगह, और सबको धमका भी वही रहे हैं। अब यूरोप को धमकाया कि लड़ना है तो लड़ लो। देखिए, यूरोप का स्टेक बहुत बड़ा है, और यूरोप का स्टेक इसलिए बड़ा है क्योंकि यूक्रेन को यूरोप एक बफर जोन के तौर पर खड़ा कर रखना चाहता था।
और इसीलिए उसको था कि उसको नाटो का सदस्यता मिल जाता तो ठीक है, झगड़ा होगा तो पहले तो यूक्रेन ही झेलेगा ना, सीधे तो डायरेक्ट जर्मनी पर नहीं जाएगा, ब्रिटेन पर नहीं अटैक होगा। इसलिए यूरोप को डर है कि यदि यूक्रेन गिरता है, यदि वो धाराशायी होता है, तो रसिया कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल जाकर के वो यूरोप पर भी अटैक करेंगे। रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत धमकी से भरे कहा है, जो ड्रोन अटैक हुआ है यूक्रेन की तरफ से और उनके ऑयल फील्ड्स वगैरह पे, ऑयल टैंकर्स, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम ब्लैक सी को पूरी तरीके से रोक देंगे। ब्लैक सी को रोकने का मतलब है कि जितने भी व्यापार वगैरह हैं, सारा यूक्रेन का नस नाड़ी जो है वहीं से काट देना है। तो ये एक ढंग से देखिए कि रसिया मजबूर कर रहा है कि यूरोप इसमें न ज्यादा दखल दे। और यूरोप की अभी तक स्थिति क्या है? यूरोप चाह करके भी वो मिसाइल तो दे रहा है, लड़ने के लिए बम भी दे रहा है, टैंक भी दे रहा है, बातें कर रहा है ज्यादा से, लेकिन आप समझ रहे हैं मर कौन रहा है? एकदम मर तो यूक्रेन। यही बात तो मैं कह रहा हूं सर कि लड़ने में तो सारा स्टेक है। बिल्कुल, पीस का कोई प्लान नहीं उसका है, स्टेक, कोई इनिशिएटिव नहीं है, दुनिया के किसी देश को बिठाने की स्थिति नहीं है, आपको हर बार ट्रंप के आगे जाना पड़ रहा है। तो ये असली मसला है ना। अब इसमें एक्चुअली पहले तो दो ही पक्ष थे, एक रूस का और एक यूक्रेन का, और इनके पीछे लोग खड़े थे। अब इसमें दूसरा एंगल आ गया है, अब दूसरा दो पक्ष हो गए हैं, वो यूरोप और अमेरिका है। अमेरिका चाह रहा है कुछ भी करके लड़ना बंद करो, और यूरोप कह रहा है कि रूस की शर्तों पर लड़ाई बंद नहीं करनी चाहिए यूक्रेन को, और बीच में फंसे हुए हैं जेलेंस्की और यूक्रेन के लोग। ये इस वक्त की परिस्थिति है। रसिया ने भी तो कहा कि ये लड़ाई शुरुआत किसने की है? ये तो लड़ाई यूरोप ने शुरुआत किया, तख्ता पलट करवाया, तख्ता यूक्रेन में तख्ता। सर, एक और लड़ाई शुरू होने वाली है, इसका ऐलान कर दिया है ट्रंप ने। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जंग अब लगभग लग रहा है कि किसी भी का तय है। अमेरिका के समंदर में वो लगातार, अमेरिका समंदर में लगातार ड्रोन स्ट्राइक्स करके इस आरोप में कि इन नावों से जो है ड्रग्स लाई जा रही हैं अमेरिका में, उनके ऊपर बम गिरा रहा है। और इसकी तस्वीरें आप देखिए, ये समंदर में जो है बॉम्बिंग की तस्वीरें हैं, और वेनेजुएला और उसके आसपास के समंदर में, पानी में कई ऐसी स्ट्राइक्स वो कर चुके हैं। इसमें 80 के करीब लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। अब ट्रंप ने आज ऐलान कर दिया कि हर वो देश साउथ अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का, जो हमारे देश में अपराधी भेजता है और ड्रग्स भेजता है, मैं उस हर देश के खिलाफ बमबारी करूंगा। उस देश से समंदर में निकलने वाली ऐसे हर जहाज को, हर नाव पर मैं बम गिराऊंगा। और उन्होंने खुलकर नाम लेकर दो देशों का जिक्र किया, वेनेजुएला खासकर, जिस वेनेजुएला के लिए तो उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और 15,000 सैनिक भेज रखे हैं। उन्होंने कोलंबिया का भी नाम लिया। ये दोनों देश हमारे देश में सबसे ज्यादा ड्रग्स भेजते। इन्होंने वेनेजुएला को धमकी दी जंग की। 11 वॉरशिप्स भेजी हुई हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा हुआ है, 15,000 सैनिक भेजे हुए हैं, और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, उनके सर पर $50 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। वो आदमी तानाशाह है। वो क्या कर रहा है इस सब के बीच? आप देखिए, वो आदमी डांस कर रहा है। दिखाइए तस्वीरें, ये देखिए कल की तस्वीरें। चूहे को मारने के लिए आपने टैंक निकाल दिया है। ये है निकोलस मादुरो, डिक्टेटर है। वेनेजुएला, हमने आपको बताया था, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वहां पर है, सबसे ज्यादा तेल उनके पास है। तेल ही चाहिए ट्रंप को, बहाना है ड्रग्स का। लेकिन निकोलस मादुरो का जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने इनसे फोन पे भी बात की है, और कहा जाता है, जो अमेरिकी मीडिया लिख रहा है, कि इनको ऑप्शन दिया गया कि तुम देश छोड़ के जाना चाहते हो तो हम तुमको सेफ पैसेज दे देंगे, वरना हम तुम्हारे देश पर हमला करेंगे। आप पूछेंगे इनके पास क्या है? ये कल इन्होंने एक परेड की सलामी ली है, वो दिखा दीजिए तस्वीरें दूसरी। एक परेड की सलामी ली है। इनके पास चंद लाख के सैनिकों के नाम पर चंद लाख लोग हैं। इन्होंने ये कहा कि मेरे 80 लाख नागरिक वो मिलिट्री ट्रेंड हैं, और अगर अमेरिका ने हमला किया तो 80 लाख लोग मिलकर जवाब देंगे अमेरिकी फौज को। लेकिन एक कहने की बात है, जब पहली गोली चलेगी तो उनमें से कितने बाहर निकलेंगे, ये भी जानते हैं। तो ये गुरिल्ला वॉर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने देश को बचाने के लिए। इनके पल्ले कुछ नहीं है। तो इतने दबाव के बीच में निकोलस मादुरो कितने दिन टिके? आपको लग रहा है कि ट्रंप हमला करेंगे या निकोलस मादुरो अपने आप छोड़ देंगे? अपने आप छोड़ देंगे। मुझे नहीं लगता कि हमला, क्योंकि हमला जैसा कोई ये वो है नहीं झगड़ा, मतलब ये तो यूक्रेन रूस जैसा वैसा ही है कि चूहे को मारने के लिए ईरान अमेरिका जैसा भी नहीं है। ईरान अमेरिका जैसा भी नहीं, बहुत छोटा सा वो है कंट्री, और वो ड्रग्स का और ऑयल रिजर्व की ताकत जो है वो उनको बना रही है, तानाशाह है। मुझे लगता है जो अल्टीमेटम दिया उसको थोड़े दिन चलाते रहेंगे, सत्ता परिवर्तन। वैसे तो कोई रिलेटेबल नहीं है वो, लेकिन अगर दोनों आप चला देते हो, ट्रंप वाला और मादुरो, एक जैसे ही तो डांस कर रहे हैं।
सर गंभीर मामला है, बॉम्बिंग हो रही है। ये जो नहीं तस्वीर आप देख रहे हैं ना, वो तस्वीर लगाई बॉम्बिंग वाली, इस पर एक ये इसकी भी कहानी है, ये दिखा देता हूं आपको। वो जो ये इसके लिए ट्रंप को सफाई देनी पड़ी अपने रक्षा मंत्री के नाम के लिए। तो लग रहा है ड्रग का असर। नहीं सुने, ये क्या हुआ इसमें, ये नाव निकली वेनेजुएला से, इसके ऊपर एक बम गिराया, बोट बर्बाद हो गई। भाई डूबने में तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट तो लगते हैं ना नाव को। बम ठीक गिरा नाव के ऊपर से इन्होंने देखा कि इसमें तो कुछ लोग जिंदा हैं, तो फिर दूसरा बम मारा उन लोगों को मारने के लिए। इसकी आलोचना हो रही है कि जब तुमने नाव बर्बाद करी दी थी, इस समंदर में छोड़ के कहां जाते हैं, बीच समंदर में कहां चले जाते, तुमने लोगों को मारने के लिए फिर दूसरा बम गिराया। इस पर सफाई दी ट्रंप ने अपने रक्षा मंत्री के लिए कि ये जब पहला बम गिराया तब तो मेरा मंत्री वहां था कंट्रोल रूम में, लेकिन दूसरे स्ट्राइक के टाइम ये वहां नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी है ट्रंप ने। ट्रंप बम भी गिरा रहे हैं और ट्रंप फिर से कह रहे हैं कि अगली बार मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अभी फिर उन्होंने वही कह रहा था कि बम भी गिरा रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज की भी वो मांग कर रहे हैं। देखो वेनेजुएला बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो जाएगा। हालांकि ट्रंप ने फोन पे सीधा करके धमकी दी कि आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सेफ स्पेस आपको दे देते हैं, आपको आपकी वाइफ की आपके बच्चों के साथ आप सेफ स्पेस देते हैं, आप निकल जाइए देश छोड़कर, या फिर आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। फिलहाल तो अभी वो टिका हुआ है, अब मैदान में अभी वो डांस कर रहा है। अब पहली मिसाइल गिरेगी तो हो सकता है उसके बाद उसका हिम्मत टूटेगी, फिर वो कोई रास्ता ढूंढेगा निकलने के लिए और फिर उसे निकलने दिया जाएगा। मुझे क्या दादागिरी है सर, ये क्या दादागिरी है? मतलब आपके पास ताकत है तो आप कुछ भी करो, किसी भी देश की सत्ता परिवर्तन करो। अच्छा एक और मजेदार, दोस्त के साथ भी अब तो ये ट्रंप यही व्यवहार कर रहे हैं। नेतन्याहू की भी इनसे बात हुई फोन पे। नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से भ्रष्टाचार के मामले में माफी मांगी है, पार्डन मांगा है। ट्रंप उसमें उनको लगता है ट्रंप करवा सकते हैं। ट्रंप को फोन किया कि साहब एक बार फिर कह दो, आप जरा सिफारिश कर दो उसको, ठीक। तो ट्रंप ने उनका, लेकिन तुम बताओ, तुम सीरिया को और लेबनान को परेशान क्यों कर रहे हो? तुम फिर वहां जाके बम मार रहे हो तो बर्दाश्त नहीं होगा। ये खेल चल रहे हैं दुनिया, और ट्रंप ने मजाक बना दिया है दुनिया की डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का। कर रहे हैं कि सीरिया में पहले रसिया का होल्ड था, वहां पर सत्ता पलट किसने किया? अमेरिका ने किया। तो अब प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वहां भी ये बम मार रहा है। इनका कहना है कि हम उनको मार रहे हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे खिलाफ काम करते हैं। तो खैर चलिए, अब अगली खबर जो है, मैं आपको खबर बता रहा हूं, उसके अंदर की असल खबर आपको समीर जी बताएंगे। सर समीर जी देखिए, इसकी खबर आपके पास है कि नहीं है? वैसे सारी खबरें रखते हैं। लालू यादव का नया बंगला देखा था आपने इंडिया टीवी पे, ये रहा। बहुत बड़ा मेंशन बना रहे हैं लालू यादव। 9 कमरे हमने आपको बताए थे, बड़े बड़े हॉल हैं इसके अंदर, वही बन रहा है। और उनका जो सरकारी घर है उससे 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है ये। अब लालू परिवार इस बंगले में जल्द शिफ्ट हो सकता है। लालू जी को अब दूसरे सरकारी बंगले में नहीं जाना। ये बंगला बन रहा है दानापुर के महुआ बाग में। अब इसकी कहानी क्या है? अभी इसको तैयार होने में 6-8 महीने कम से कम लगने वाले हैं, लेकिन काम इसका बड़ा तेज कर दिया गया है। निर्माण काम तेजी के साथ हो रहा है। पिछले 20 साल से पटना का 10 सर्कुलर रोड लालू परिवार का घर था। यह बंगला राबड़ी देवी के नाम पर अलॉटेड था, लेकिन नई सरकार बनने के बाद उनको बंगला दूसरा दे दिया गया। 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट कर दिया गया। लालू यादव और राबड़ी देवी ने कहा कि हम उसमें नहीं जाएंगे, हम इस अपने घर में शिफ्ट होंगे। अब ऐसा कहा जा रहा है, अभी तक ऐसी जानकारी आ रही है कि लालू यादव शिफ्ट हो जाएं इस बंगले में, उससे पहले इस बंगले पर कोई कानूनी आंच आ सकती है। अब ये कानूनी आंच क्या है? बीजेपी ने बाकायदा इस बात को आधिकारिक तौर पर उठाते हुए ये कहा है कि लालू यादव के ऊपर आरोप है लैंड फॉर जॉब का। मतलब रेलवे में रेल मंत्री रहते सरकारी नौकरी देने के बदले लोगों की जमीनें लिखवा ली थी इन्होंने। तो ये जमीन कहीं उसी में से तो नहीं है, इसकी पहले जांच हो। अच्छा, मुझे आज किसी ने बताया कि ये जो जिस महुआ बाग में जिस जगह प्लॉट है, इसके आसपास की कुछ प्रॉपर्टी संपत्ति वाकई में ईडी ने अटैच की है उसी लैंड फॉर जॉब मामले में। तो अब बीजेपी इसमें भी एक कानूनी पेच फंसाना चाहती है कि कहीं ये उसी भ्रष्टाचार की जमीन तो नहीं है, उसी की कमाई तो नहीं है। 10 बीघा जमीन है, बड़ा बीघा जमीन है। और अभी जो खबर है कि भाई कल ही बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर एक कंप्लेंट दर्ज कराई है वहां पर जाकर कि इसके जांच होना चाहिए, क्या ये जमीन वही है कि जो जमीन लेकर नौकरी देने का लालू प्रसाद यादव ने जो स्कैम किया था उसकी जमीन तो नहीं है। और ये भी जांच करने की मांग की है कि भाई इतना जो पैसा इसके अंदर करोड़ों रुपया लग रहा है, बहुत इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो टाइल्स है वो फॉरेन से टाइल्स है, इसके अंदर लगने वाले विदेश से टाइल्स मंगाए गए,
कुछ जर्मन से वो उसके सब वो लगाने वाले आर्टिफिशियल फूल और वो मंगाए गए हैं लालू प्रसाद के रूम के लिए। तो ये मांग की गई है कि भाई इतना पैसा और ये बाहर से लाएगा ये कौन है। तो खबर ये भी आ रही है और रिटर्न में कहा गया है कि रीतलाल यादव का पैसा इसके अंदर लग रहा है, जो दानापुर से चुनाव लड़ाता हार गया है, कह रहे कि रीतलाल यादव इसमें पूरा पैसा लगा रहे। तो तमाम जांच हो रही है कि ये क्या अपराध की आय से ये मकान जेल में जो भी चुनाव हारा है रीतलाल यादव कह रहे, तो जो अपराध की आय से ये मकान बन रहा है, ये जमीन क्या उस तरीके से ली गई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी लालू प्रसाद की समस्या परेशानियां खत्म नहीं हुई है, जांच होगी और अगर ये ईडी की इसमें निकलता है कि जमीन कब्जे की है तो ये घर भी खाली करना पड़ेगा। लेकिन वो सरकारी मकान वो लेने वाले हैं, वहां बैठ के करेंगे। वैसे छोड़ता कौन है जब अलॉट हुआ है तो, लेकिन अब मतलब उनके बनते आशियाने पर निगाह है। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कोई अभी तक देखते हुए कोई बहुत आलीशान नहीं है। लालू जी की प्रतिष्ठा को आप लोग कमतर कर रहे हैं। ये अभी तो वो लालू जी इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े बड़े मामले हैं उनके ऊपर, उसमें कहाँ बहुत बड़ा सा बंगला है, 10 कमरे हैं, जमीन बड़ी है, 10 कमरे ही तो हैं कुल, इसमें कौन सा ऐसा जो है। अब हाँ, थोड़ा आगे बढ़ेगा मामला तब समझ में आएगा। एक बात जरूर है, 5 कमरे वाला तो इनका भी है ना, तो इसलिए इनको 10 कमरे वाला बड़ा। एक बात जरूर है कि क्या लालू प्रसाद यादव इन स्थितियों को नहीं जानते होंगे कि लैंड फॉर जॉब और दूसरे मामलों में फंसे ऐसी जमीन पर वो घर बनाएंगे? क्योंकि उनको भी तो पता है ना, राजनीति में नेता कम से कम अपना घर जब बना रहा होता है तो हो सकता है कि उसके आसपास की जमीनें ईटी ने अटैच की होंगी, लेकिन कम से कम इस जमीन पर सब कुछ क्लीन होगा। और दूसरा, जब हम कहते हैं कि पैसा कितना लगा, तो भैया जब 9 एकड़ 10 एकड़ में घर बनेगा और इतना बड़ा घर बनेगा तो पैसा तो बहुत लगेगा, लेकिन जितना घर बन रहा है उसके पैसे क्या सब सही चैनल से होंगे जिसको ईडी पकड़ पाएगी? अब क्या वो वैल्यूएशन निकाल के कहेगी कि इतना ज्यादा हो गया है इसलिए पकड़ते हैं? कोई सीपीडब्ल्यूडी तो बना नहीं रहा है शीश महल की तरह, ये तो प्राइवेट लोग बनाएंगे ना, तो वो कहेंगे कि हमारा इतने में बना है, आप वैल्यूएशन कराइए। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई अटैचमेंट जैसा मामला आता हुआ दिखेगा। बेसिकली मामला है छवि का, इमेज का। लालू जी की जो इमेज है उस पर यह आरोप भी लोग लगा दो तो लोग मान लेंगे, वो वाली बात है। और रीतलाल जी ने दिया तो थोड़ा सा फिर आप लालू जी की प्रतिष्ठा कमतर कर रहे हैं। लालू जी की छवि का इसमें क्या मसला है? अभी भी लालू जी की कोई छवि इसमें है? लालू जी बढ़िया वो बड़ी वाली बस में बैठ के घूमते हैं और उनके लिए इतना, मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना डिसअपॉइंट हो गए। ये तो क्या है ये? मुझे तो लग रहा था कोई इतने बड़े लोगों के लिए आपकी इतनी छोटी छोटी चलिए सर, जल्दी आप अगली खबर। रीतलाल ने दिया तो लैंड फॉर जॉब ही हुआ ना।